एडजस्ट कर दो, ठीक है। आवाज भी नहीं चाहिए, फैन भी नहीं चाहिए, पंखा भी नहीं चाहिए, सब नहीं हो सकता ना। चलो शुरू करें। चल, लास्ट लेक्चर हम लोग यहाँ तक आए थे, हो गया सेटल तुम लोगों का। स्टार्ट करें। चल, अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में ईएसजी का क्या रोल प्ले हो रहा है, हम लोगों ने ये चेक किया था, करेक्ट है। कि जैसे कि यूएस मार्केट्स है, यूके मार्केट्स है, वो लोग किस तरह से अपना जो ईएसजी के नॉर्म्स है, ईएसजी के प्रिंसिपल्स है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, ये हम लोगों ने देखा, करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इंडिया के अंदर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कि ईएसजी पैरामीटर्स को हमको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। वी विल आल्सो हैव टू कम टू अ कंक्लूजन जहां पे हमको भी ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स को ध्यान में देना पड़ेगा और इसका आउटकम जो है वो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा टू द वर्ल्ड, करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहला चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईएसजी का एवोल्यूशन इन इंडिया, तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज आपको कंपनी को एप्लीकेबल करवानी है तो दो जगह पे, पहला आपको टारगेट करना होता है लिस्टेड कंपनी सबसे पहले, क्यों, बिकॉज दे आर द बिग वाला कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज है, करेक्ट है। तो उन लोग कंप्लायंसेस जल्दी कर सकते हैं और अच्छे वे में कर सकते हैं, विच कैन सेट एन एग्जांपल फॉर अस, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया। सबसे पहले उन्होंने कंपनीज को जैसे कि टारगेट करने के लिए पहले एमसीए को अप्रोच करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अप्रोच करना पड़ेगा, प्लस सेबी को अप्रोच करना पड़ेगा कि आप आपके लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंज करो, आप आपके जैसे कि जो भी सेबी के अपने रेगुलेशंस है उनके अंदर चेंजेस लेके आओ, कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आओ और ये प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करो, जिससे companies will be liable to follow these kind of regulations, these kind of changes, and then ESG will come into picture. समझ में आया, क्लियर है। क्योंकि जब तक वो लॉ नहीं बनेगा तब तक कोई भी कंपनी उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे कि अरे सारे कंपनीज को ये एडवाइजरी है कि आप इसको फॉलो करके चलिए, तो एडवाइजरी कोई मानता है क्या? नहीं, एडवाइजरी एडवाइस के लिए, हमको लेना है हम लेंगे, हमको नहीं लेना है हम नहीं लेंगे, करेक्ट है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर सेक्शन के अंदर आपने डाल दिया, कंडीशंस आपने डाल दिए, तो इन दैट केस कंपनीज विल हैव टू फॉलो, दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन कि हम लोगों को ऑप्शन है कि हम लोग नहीं भी फॉलो करके चलेंगे तो चलेगा। समझ में आया? इसको आगे ले लो। नहीं नहीं, फ्लैग को ये सेट है सिर्फ थोड़ा सा, नहीं तो मैं बुला लूँ। अच्छा, छोटे 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 छोटे, हाँ, मनोज मनोज मनोज, चल 2 मिनट उड़ रहा है, उसको उड़ने दो, इधर ध्यान दो। सो सबसे पहला चीज, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज, अगर अपने को ये चेंजेस लाना है तो अगेन हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको कंपल्सरी भी नहीं कर। वो फ्लैग उड़ रहा है थोड़ा सा, उसको या तो पूरा फ्लैग बंद कर दो। क्या चीज? फ्लैग 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 ये वाला, ब्लाइंड ब्लाइंड। चल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने पहले एडवाइजर निकाला, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग अरे फ्लैग को मत देखो, इधर देखो, जो इम्पोर्टेंट काम है उधर ध्यान नहीं दे, कुछ तो अलग ही चल रहा है। अरे प्रफुल को तो अलग ही इंटरेस्टिंग चीजें लगती है ये सब। चलो, अब सबसे पहला चीज, हम इसको डायरेक्टली कंपल्शन वे में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनीज को भी अडेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, करेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जब सबसे बड़ा चेंज आया था अपने अकाउंटिंग के सिनेरियो में, दैट वाज इंडियंस 2014 15 ये सब जगह से टाइम चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन चालू किया कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज ऐसे करके धीरे धीरे करके फेजेस में उन्होंने क्या किया, इंडेक्स को एप्लीकेबल करवाया, करेक्ट है। पहले इंडेक्स का एडवाइजरी निकाल दिया था उन लोगों ने, सारा इंडेक्स बना के निकाल दिया था और बोला था कि अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर डेट से ही हम एप्लीकेबल करने वाले हैं, आप लोग क्या करो, आप आपके इंटरनल टेस्टिंग्स करना चालू करो, आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपग्रेड करना चालू करो, एएस से इंडेक्स का कन्वर्जन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आप लोग का प्लान कंपनी से बोला हुआ था कि आप आपका चालू करो, इम्प्लीमेंटेशन ये डेट से होगा। तो वेल इन एडवांस हमने बता दिया था कि भाई ये चेंजेस आने वाले हैं और ये डेट से आने वाले हैं, रिस्पेक्टिव आपका जो भी डेट है आपको उसके हिसाब से रेडी रहना है फॉर द पर्पस ऑफ न्यू वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एप्लीकेशन, करेक्ट है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी उन लोगों ने वही चीज के लिए रिपोर्टिंग के लिए पहले गाइडलाइंस निकाले, उसके बाद धीरे धीरे उसको कंपल्शन के वे में वो लोग लाते गए, समझ में आया, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दिस, इन इंडिया द एमसीए टुक इनिशिएटिव्स टू गाइड द कॉर्पोरेट टुवर्ड्स रिस्पांसिबल कंडक्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ सीएसआर इन 2009। तो सबसे पहला चीज उन्होंने चेंज किया, सीएसआर का गाइडलाइंस लाया।
अपना सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, करेक्ट है कि नहीं है, जहाँ पे हमने क्या बोला कि कंपनीज जो है वो एनवायरमेंट से बहुत कुछ लेते हैं, अपने सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोलो, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बोलो, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल व्हाट से वैल्यूज नॉर्म्स, ये सब चीजों को लेके बोलोगे तो हर एक व्हाट की कंपनी जो भी काम कर रहा है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा, वो इनमें से कोई ना कोई फैक्टर्स को यूज करेगा। समझ में आया? भले आप फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो सर्विस इंडस्ट्री है, मेरा तो सर्विस इंडस्ट्री है, मैं तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहा हूं, मेरा ना एयर पोल्यूशन हो रहा है, ना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ना नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो क्लोज डोर्स के अंदर हमारा सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे एज अ क्लास की हम तो कोई पोल्यूशन कर ही नहीं, एग्जांपल, ठीक है, बट एसीज चल रहे, ग्रीन हाउस गैसेस, पेपर प्रिंटिंग होता है, इतना सब चीजें होता है, वो सब है कि नहीं है, तो वो सब रिसाइकलिंग में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, दीज आर ऑल द पार्ट्स, मतलब ऐसा बोलो। तो कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस ले लो और कोई भी बड़े से बड़ा कंपनी ले लो, आप व्हाट से कि कोई भी बैंडविड्थ में देखोगे ना तो ईच एंड एवरी पर्सन इज रिलेटेड टू द सीएसआर पर्सपेक्टिव, दैट इज वो लोग सोसाइटी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं यूजेज कर ही रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो हमेशा कंपनीज ने सोसाइटी को रिटर्न देना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? अब ये चीज अगर आप जनरल बोलोगे तो जो कंपनीज अच्छे हैं, जिनको सोसाइटी के बारे में चिंता है या जो लोग को पर्टिकुलर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो तो आप एडवाइजरी इशू करो या ना करो वो करेंगी, जिनका वो पर्टिकुलर वेलफेयर मोटिव है वो लोग करेंगे। समझ में आया? बट जो कंपनीज को नहीं करना है वो आप कितना भी गाइडलाइंस और एडवाइजरी डाल दो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके गले पे नहीं, मतलब क्या, उनको कंपल्शन नहीं रहेगा। अगर कंपल्शन नहीं रहेगा तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो देन दे इनिशिएटेड दिस सीएसआर वाला पार्ट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका एवरेज प्रॉफिट देखा जाएगा, कंडीशंस देखे जाएंगे, अगर आप वो कंडीशन को फुलफिल करते हो तो कंपल्सरीली आपको एवरेज प्रॉफिट का 5% क्या करना पड़ेगा, आपको 5% 2% जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से एरियाज में कर सकते हो वो सब गाइडलाइंस उसके अंदर दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है? उससे आपको किकबैक्स नहीं मिलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उससे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा गाइडलाइंस उसके अंदर दिया हुआ है। अब क्या हो गया, जो कंपनी कर रहे थे उनको वैसे भी तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि वो पहले भी कर रहे थे और वो अभी भी कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। बट जो कंपनीज पहले नहीं कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट उनको अभी करना पड़ेगा, बिकॉज देन इट विल लीड टू नॉन कंप्लायंस, और नॉन कंप्लायंस तो ठीक है बट पेनल्टी आएगा, बाद में इशू हो सकते हैं, एमसीए नोटिस इशू करेगा, तो वो सब चीजें नहीं चाहिए, तो व्हाट से कि आप लोगों को जानबूझ के वो करना। समझ में आया? तो द फर्स्ट इनिशिएटिव व्हिच इंडिया टुक वाज by introducing the CSR वाला section, that is section 135 of your Companies Act 2013। समझ में आया? ठीक है। नाउ इसके बाद voluntary social guidelines on CSR ने covered से, और CSR हम लोगों ने अनाउंस किया था by GA 2009, one of the earliest initiatives taken by government of India, the goal was to integrate sustainability into best practices, that is nothing but holding businesses answerable for the resources of the environment they are using। समझ आया? क्योंकि इससे आप लोग अकाउंटेबल करना, रिपोर्टिंग करना पड़ा या रिटर्न देना पड़ा, तब हम जाके बोलते हैं कि अरे ये करेंगे तो ये आउटकम आएगा, ये करना पड़ेगा, सोचेंगे। तो एमसी फर्दर इशूड एडिशनल गाइडलाइंस nationwide what is a voluntary guidelines on social environmental responsibility 2011 NGs, emphasizing importance of corporate entities environmental social economic and responsibilities as well as the need to integrate business practices and investment decision making process। तो यहाँ से 2009 से गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर चीज में ध्यान देना शुरू किया। अब ये स्टार्ट था, एक इनिशिएटिव था, करेक्ट है। तो उसके बाद देखो ये 2009 में उन्होंने वॉलंटरी गाइडलाइंस लाया। अब वॉलंटरी मतलब जिसको फॉलो करना है करो, जिसको नहीं करना है वो नहीं भी कर सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे उन्होंने बोला इसमें क्या क्या चीजें थी, एथिकल फंक्शनिंग, कंपनीज ने जो भी काम करना चाहिए वो एथिकल वे में करना चाहिए, अनएथिकल वे में नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी एट लार्ज। प्रोडक्ट्स खराब करोगे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, एम्प्लॉइज का इशू करोगे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, अगर आपके प्रॉफिटेबिलिटी में घपला करोगे, फ्रॉड करोगे, शेयर होल्डर्स को इशू होगा, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। ऑल द स्टेक होल्डर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी टू विच यू आर केटरिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप हार्म करते हो तो वो सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, तो आपको एथिकल मैनर में काम करना है। सेकंड, वर्कर्स का वेलफेयर एंड राइट्स, अपने को पता ही है स्ट्राइक्स लॉकआउट्स कितना होता है, जहाँ पे उनको प्रॉपर पेमेंट्स नहीं मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलता है, कैजुअल लेबरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कितने सारे अभी भी ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे एम्प्लॉइज 15-15 साल 10-10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनको परमानेंट स्टेटस नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज परमानेंट स्टेटस दे दिया तो उनको पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, ये सबके प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। समझ में आया क्या? और अगर वो कैजुअल लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं या व्हाट वी से कि कैजुअल स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये फैसिलिटीज एप्लीकेबल नहीं होती।
तो मैंने एक कंपनी को 10 साल दिया, मैं उसके साथ 10 साल से काम कर रही हूँ, फिर भी मैं वहां पे परमानेंट नहीं हूँ, मतलब अगर आज भी मुझे कुछ होता है या मैं अगर छोड़ के जाती हूँ तो कंपनी मुझे ये सब बेनिफिट्स नहीं देगा। तो ये सब बेनिफिट्स रुकाने के लिए या ये देने नहीं पड़े इसके लिए कंपनी ये सब टैक्टिक्स निकालती है। तो ये उन्होंने बोला कि राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स शुड बी डन। करेक्ट है। बहुत सारे एक्ट्स है, पता है, आप अगर सीएस का बुक, मतलब सीएस के सिलेबस में अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल कि जिसका भी काम शिफ्ट वर्किंग जो है वो स्टैंडिंग में होता है, जैसे वर्कर्स होते हैं ना फैक्ट्री के अंदर जिनका खड़े खड़े काम होता है, तो उनके लिए ब्रेक्स कितने इंटरवल में होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। क्रॉस वेंटिलेशन कितना होना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर। आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोग जब अगर जैसे कि ये अपना एमआईडीसी एरियाज वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब ये ऑडिट करने के लिए अगर कोई गया होगा तो आप देखोगे तो टॉक्सिक स्मेल कितना आता है वो केमिकल्स का वगैरह। करेक्ट है। हम तो उधर चलो 10 दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, उतने पार्ट के लिए निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो भी हमारा काम उधर फैक्ट्री में काम करना नहीं होता, हमारा काम किधर होता है, ऑफिस में होता है। हम तो क्या करते हैं, वो रास्ते से गुजर रहे हैं, बराबर है कि नहीं, तो भी हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार मतलब इतना फाउल स्मेल है, इतना केमिकल्स एंड ऑल। आप रास्ता देखोगे, आप आसपास में जब देखोगे तो आपको पता चलता है कितना वो चीज ऐसा मतलब ओपन जगह पे हो रहा है। करेक्ट है। बट आप जैसे ही आपके ऑफिस में एंटर करते हो, यू आर अंडर एसी, पूरा चार दीवार है, तो आपको तो सारा फिल्टर होके आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, तो अपने को तभी प्रॉब्लम नहीं होता है पूरे दिन। बट थिंक अबाउट द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जहाँ पे वो लोग वो स्मेल को एवरीडे बेसिस पे ले, वो टॉक्सिक एयर को वो लोग एवरीडे बेसिस पे ले रहे हैं। समझ में आया। तो वो सब जगह पे वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फैक्ट्री, उसका ये पूरा स्ट्रेच है ऐसा, तो उसके यहाँ पे जो विंडोज है वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन कहाँ से हो रहा है, ये मेरा बिल्डिंग उसके बाजू में ऐसा बिल्डिंग है, तो वेंटिलेशन होगा ही नहीं ना, एयर पास कैसे होगा। करेक्ट है कि नहीं, तो वो कितना होना चाहिए। वर्कर्स अगर खड़े हैं तो वो कितने देर तक एक बार में खड़े रहते हैं, उसके बीच में उनका ब्रेक्स कैसा होना चाहिए। अगर मेरा काम बैठ के है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जिनका काम स्टैंडिंग में रहता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैटरनिटी एक्ट, वो मैटरनिटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई पर्टिकुलर फीमेल है तो वो कौन से इसमें है, ट्राइमेस्टर में, तो उसके हिसाब से उनको कितना फिजिकल काम दिया जा सकता है, कितना वो लोग जैसे कितने टाइम तक स्टैंडिंग काम कर सकते हैं, ये सब एक्ट्स में लिखा हुआ है, ये सब एक्ट्स में लिखा हुआ है लेटर। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। एयर पोल्यूशन के लिए चिमनीज का हाइट कितना होना चाहिए, ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। उल्लासनगर में फैक्ट्रीज देखते सब स्मोक ऐसे ही ऊपर ही आता है। हम लोग स्टेशन से भी जब पास होते हैं तो अपने को पता है कि जो भी फैक्ट्रीज का पानी रहता है वो नाले में वैसे ही आ जाता है, बिकॉज स्मेल आता है, तो अपने को समझ में आता है वो चीज। इट इज ऑल रिटन इन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कि अगर फैक्ट्री से पहले से कि पानी बाहर जाता है तो इट शुड बी ट्रीटेड एंड देन इट शुड बी लेट इनटू द रिजर्वॉयर। समझ में आया। ये सारे एंगल्स, ये सब चीजें अपने एक्ट्स में लिखी हुई है। अब फॉलो कौन कितना करता है और कैसे करता है, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो ऐसा नहीं है कि प्रोविजंस नहीं, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि फॉलो कौन करता है। आपने को भी पता है कि ऐसे ही आजकल सर्टिफिकेट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह तो अपने को भी पता है कि आजकल मिल ही जाते हैं, अंडर द टेबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज किलिंग दिस पर्सपेक्टिव कि हम लोगों को जो सोसाइटी को रिटर्न देना है या हम लोगों को जो वेलफेयर पर्सपेक्टिव लेके चलना है वो नहीं ले पाते या वो नहीं आ पाता है। समझ में आया, क्लियर है नाउ। इसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑब्वियसली अपने को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा जब भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तब एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। समझ में आया। तो ये सारी चीजों को अपने को ध्यान में लेके चलना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड ऑल। अब ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के बाहर ना ऐसा बोर्ड लगा हुआ रहता है, वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इधर का एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमिडिटी कितना है, वो सब चीजें क्या है। करेक्ट है कि नहीं है। तो वहां पे वो साइंस होते हैं, वो लिखा हुआ रहता है कि इसका मतलब व्हाट इज डस्ट पार्टिकल्स कितना है, आपने वो पर्टिकुलर जगह पे रहोगे तो मतलब वो हजारडस है कि वो विद इन द रेंज है कि क्या है, वो सब चीजें वहां पे लिखी हुई रहती है। दैट इज फॉर द जनरल पब्लिक टू नो कि अगर आप ये सराउंडिंग में खड़े हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में डस्ट आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ऐसा एक मस्त हवा आता है और अपना पूरा ऐसा पूरा डस्ट अपने को समझ में आता है। करेक्ट है कि नहीं है कि मतलब आप वो इनहेल कर रहे हो, आपको समझ में आता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स इनहेल हो रहा है। करेक्ट है कि नहीं, बट दैट इज हजार्डस फॉर योर बॉडी। वो शायद आज इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, 5 साल के बाद इम्पैक्ट दिखेगा, 10 साल के बाद इम्पैक्ट दिखेगा, बट इम्पैक्ट दिखता है। समझ में आया। तो ये सब डिस्क्लोजर्स बोलो, ये सब अवेयरनेस बोलो, ये चीजें जरूरी है। क्लियर विद दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2011 में उन लोगों ने क्या किया, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस।
तो 2019 के जो गाइडलाइंस थे उसी को थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में वो लोग लेके आए 2011 में, चेंजेस वगैरह करके, अपग्रेडेशंस बेसिकली। क्योंकि देखो कोई भी एक्ट जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो फुल प्रूफ क्या नहीं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। 2013 का जो अपना कंपनीज एक्ट आया था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसमें कितने होते थे, स्टार्टिंग में चेंजेस होते थे, क्यों? बिकॉज नया है। तो जब भी गलती पता चलेगा अपडेट होगा, ऑब्वियस है। एक बार 3 साल 3-4 साल तक अगर वो फुल, तो उसके बाद मेजोरिटी सेक्शंस में आप समझ में दैट विल बी माइनर अपग्रेडेशंस। पर जब नया बनता है तो पहले 4-5 साल तक चेंजेस ज्यादा आते हैं। व्हाई? बिकॉज द एक्ट इज ऑल्सो इन द लर्निंग फेज, द मेकर्स आर ऑल्सो इन द लर्निंग फेज कि वो चीजें बराबर जा रही है कि नहीं जा रही। क्लियर विद दिस पार्ट? नाउ तो 2011 में उन लोगों ने कहा कि भाई प्रिंसिपल्स लेके आ जाएंगे हम लोग, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेसेस ने फॉलो करने चाहिए। 2012 में सेबी ने मैंडेट लाया। ये देखो, पहले एडवाइजरी इशू किया, देखा करते हैं कितने लोग फॉलो नहीं करते, धीरे धीरे आदत लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आज ही उठ के बोल दिया कल से मैंडेटरी। हम तो 2009 कर रहे हैं, तो लोगों को, कंपनीज को एटलीस्ट आइडिया तो आएगा ना कि नहीं आज से भी ने मैंडेटरी किया है, कल जाके उसको मैंडेटरी कर देंगे। तो दे आर आल्सो गेटिंग रेडी इन दैट प्रोसेस। समझ में आया? तो 2009 से लेके 2011 उन्होंने चेंज लाया, थोड़ा 2012, तो 2-3 साल दिया उन लोगों को चेंज होने के लिए, अडेप्ट होने के लिए कि भाई हम एडवाइजरी लेके आए हैं, अब हम उसको मैंडेटरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेबी ने पहले टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को टारगेट किया कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देना चालू करो। ये प्रिंसिपल्स जो हमने इशू किए हैं उसके एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स के। समझ में आया? एनवायरमेंटल फ्रंट पे क्या किया आपकी कंपनी ने, सोशल फ्रंट पे क्या काम किया आपकी कंपनी ने, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से ये सामने बीआरबी रिपोर्ट। समझ में आया? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। क्लियर विद दिस? तो पहले टॉप, वो तो बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोग जल्दी से ये चीज इनकॉर्पोरेट करना चालू, उतना बैंडविड्थ है, उतना पावर है, उतना फैसिलिटीज है, सब चीजें उनके पास अवेलेबल। करेक्ट है कि नहीं है? तो उन्होंने टारगेट पहले इनको किया और बोला कि भाई चालू करो। करेक्ट है? बाकी एंटिटीज के लिए कि इनको आ गया मतलब हमको भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट है? तो ये पार्ट आ गया। अब जितने कंपनीज यहाँ पे कर रहे थे ऑलरेडी उनका प्रॉब्लम नहीं है, जो कंपनीज नहीं कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज अभी तो मैंडेटरली करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया ईएसजी पैरामीटर्स के लिए, अभी भी उन्होंने क्या बोला रिपोर्टिंग करने का, कितना करने का है, क्या करने का है, वो बोला है क्या नहीं कि आपको रिपोर्ट करना है, जो भी आप रिपोर्ट करो। आपने 5 रुपए का खर्चा किया, 5 रुपए का रिपोर्ट करो। आपने 10 खर्चा किया, आप लोग 10 रुपए का रिपोर्ट करो। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनीज कुछ कर नहीं रही ना, उन्होंने एनवायरमेंटल फ्रंट पे पूरे साल में कुछ काम किया, ना उन्होंने सोशल फ्रंट पे कुछ काम किया, ना गवर्नेंस फ्रंट पे कुछ काम किया। चलो गवर्नेंस के नाम पे हम बोल, हमारे पास हमारे पास वो है कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हमने सब प्रॉपर्ली किया, ये सब आप डाल और कितने साल शेयर होल्डर्स के जवाब, तो क्वेश्चंस पूछना चालू हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी काइंड ऑफ एक्ट सो दैट दे कैन दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है? तो उस तरह से आगे का लिस्ट आया, अपग्रेड हो गया। करेक्ट है कि नहीं है? सेबी बाइट द सर्कुलर डेटेड नवंबर 4 2015 has prescribed the format for BRB रिपोर्टिंग। उन्होंने फॉर्मेट भी 2015 में दे दी, 2012 से उन्होंने रिपोर्टिंग चालू करवाया था। तब तक बोला था कि आपको जैसे करना है कीजिए, बट कीजिए, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए। 2015 में सेबी ने अपना फॉर्मेट दे दिया कि भाई रिपोर्टिंग अब इस तरह से होना चाहिए। करेक्ट है? तो दे आल्सो स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि भाई ईएसजी नॉर्म्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। एंड उन्होंने चेंज कर दिया 500 लिस्टेड एंटिटीज को, मतलब 100 से 500 पे आ गए। 2012 से 2015 3 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे 500 टॉप एंटिटीज को हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। क्लियर विद दिस? ठीक है? नाउ 2017 में उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑन February 2017 SEBI issued a circular advising top 500 listed entities which are required to prepare BRB to adopt IR on a voluntary reporting basis. Integrated reporting, integrated annual report टाइप कैपिटल जो हम लोग बात कर रहे थे। करेक्ट है कि नहीं है? जहाँ पे हमने टाटा मोटर्स का भी ओपन करके देखा था, क्या 2022 का इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला दिया था। लास्ट लेक्चर हमने ओपन किया था ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल वाला स्ट्रक्चर वगैरह।
करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कर दिया। 2012 में 100 लिस्टेड एंटिटीज, फॉर्मेट फिक्स नहीं है, ठीक है। 2015 में उन्होंने क्या किया, 2015 में उन्होंने 500 लिस्टेड एंटिटीज का किया। 2015 में उन्होंने क्या किया, 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए लेके आ गए, प्लस फॉर्मेट फिक्स कर दिया, चेंजेस। 2017 में उन्होंने क्या किया, 500 लिस्टेड एंटिटीज जो ऑलरेडी ये करे उनको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी बोल दी। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर के अंदर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाते जा रहे हैं। देन 2019 में उन लोगों ने क्या किया, एमसीए रिवाइज द नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस एंड फॉर्मुलेटेड नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस होते जाएंगे, अपने यहाँ पे भी अपग्रेड्स उन लोगों ने चेंजेस किए। समझ में आया। जैसे एग्जांपल, पहले इंडेक्स 115 नहीं था, पहले अलग अलग इंडेक्स थे, तीन, दो या तीन इंडेक्स थे जब हमने पढ़ा था वो टाइम पे। तब इंडेक्स 115 नया नया आया था। उसके पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए देयर वर 3 इंडेक्स, इसके लिए अलग, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग, इसके लिए अलग, एकदम स्टार्टिंग में जब नया नया आया था 2015-16 की बात करें। उसके बाद उन्होंने उसको क्या कर दिया था, चेंजेस करके 115 लॉन्च किया हमारे अटेम्प्ट के टाइम पे। लीजेस, पहले लीजेस का भी तब तक इशू नहीं आता, क्यों, बिकॉज आईएफआरएस फिक्स नहीं हुआ था ना। आईएफआरएस इशू होगा तब तो इंडेक्स बनेगा, अपना तो कन्वर्ज्ड आईएफआरएस है। तो आईएफआरएस वालों ने नहीं निकाला था, तो आईएफआरएस वालों ने नहीं निकाला था तो हमने ही अडॉप्ट कर पा रहे थे। तो जैसे उन्होंने उसको इशू किया तो हमने उसको अडॉप्ट, समझा। तो ऐसे धीरे 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 करके वो चेंजेस आते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रिंसिपल्स बनते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से इंडियन सिनेरियो में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस उन लोगों ने कंडक्ट किए। 2019 में उन लोगों ने 500 एंटिटीज को ऊपर करके कितना कर दिया, 1000 एंटिटीज तक वो लोग आ गए कि अभी 1000 टॉप एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, बीआरबी रिपोर्टिंग जो है या बीआरआर रिपोर्टिंग जो है वो करना पड़ेगा। समझ में आया। नेक्स्ट 2021 में उन्होंने निकाला बीआरएसआर, जो आज भी चल रहा है, दैट इज द फाइनल रिपोर्टिंग व्हिच इज वर्किंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। समझ में आया। तो ये बीआरएसआर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अभी आज अपना रिपोर्टिंग चलता है। बीआरएसआर का रिपोर्टिंग आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिखेगा, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के नाम। समझ में आया, क्लियर है। Under the notification dated May 5, 2021, SEBI introduced the reporting requirements on ESG parameter in BRSR report. The BRSR seeks disclosure on performance against 9 principles, national guidelines on business responsibility conduct, and reporting under the each principle is divided into essential leadership and integration indications. The essential indications are required to be reported on mandatory basis, while reporting the leadership indicators is on a voluntary basis. मतलब क्या, जो आपके एसेंशियल इंडिकेटर्स है वो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे और वो आपको रिपोर्ट भी करने ही पड़ेंगे, और जो लीडरशिप इंडिकेटर्स है वो आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं भी किया तो चलेगा, दैट इज वॉलंटरी वाला पार्ट। समझा। अब आते हैं ये 9 प्रिंसिपल्स। ये पूरा जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा, ये उन लोगों ने इस तरह से दिखाया। समझ में आया। तो पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस इस तरह से उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दे दिया। अब यहाँ पे एमसीए ने अपना रोल प्ले कर दिया, बराबर है। सेबी ने अपना रोल प्ले कर दिया, बिकॉज एमसीए बीइंग द ओवरऑल गवर्निंग बॉडी ऑफ ऑल द कंपनीज, तो उन्होंने वो चेक किया। प्लस लिस्टेड एरेना में सेबी विल प्ले द पिक्चर, तो सेबी ने अपना पार्ट प्ले करके उस चीज को भी आउटकम लेके आ गया और उन लोगों ने दिखा दिया। करेक्ट है। नाउ नाउ कम्स इनटू पिक्चर आईसीएआई ने ये चीज को किस तरह से एक्सेप्ट। समझ में आया, बिकॉज अपना रोल तो आईसीएआई के हिसाब से ही आता है ना। ये सब तो एमसीए ने किया और ये किया, तो ये हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो ऑडिटिंग में आता है। करेक्ट है। ये जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरा जो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रोसेस, दिस इज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट। इसमें हमारा कोई रोल नहीं आता एज एन ऑडिटर। करेक्ट है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग आईसीएआई के इनिशिएटिव्स के। समझ में आया। सो ICAI encouraged by SEBI introduced India's first award to celebrate business practices of integrated reporting, internationally acknowledged as emerging best practices in corporate reporting. तो SEBI ने encourage किया और ICAI ने ये फर्स्ट अवार्ड्स लॉन्च किया। ऑब्वियसली कंपनीज क्या करती है, उनको अवार्ड्स मिलेगा, दे कैन शोकेस, गुडविल बढ़ता है मार्केट के अंदर। करेक्ट है। तो उन्होंने ऐसे कंपनीज को रिकॉग्नाइज करना चालू किया जिनके रिपोर्टिंग एक्ट है, जिनके रिपोर्टिंग परफेक्ट है, दे आर डूइंग गुड वर्क इन सोशल गवर्नेंस फ्रंट, ESG फ्रंट। ऐसे कंपनीज को उन लोगों ने अवार्ड्स देना चालू किया, रिकॉग्नाइज करना चालू किया, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, मोर पीपल विल फॉलो। करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। आईसीआई स्टार्टेड द सर्टिफिकेट कोर्स। मैंने आपको बोला, जैसे हम लोगों ने बोला फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे सर्टिफिकेशन कोर्स है, इंटरनल ऑडिट पे सर्टिफिकेशन कोर्स है, वैसे ही ESG नॉर्म्स पे भी सर्टिफिकेशनल कोर्सेज आईसीआई ने लॉन्च किए कि कोई पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर ये फ्रंट में काम करना है, इधर के रिपोर्टिंग पैरामीटर्स को भी देखना है, तो आप ये सर्टिफिकेशन करके इस चीज में आगे जा सकते हो। यू कैन गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दिस। समझ में आया।
on sustainable developmental goal, business responsibility report, integrated reporting, and also proposed an ICAI executive development program on business responsibility reporting. Why? Because institute के अपने जितने भी members हैं, they are also at the top brass of the company. Directors के position पे बोलो, independent directors के position पे बोलो, MD CEO के positions पे बोलो, CFOs के position पे बोलो. There are many members of our institute who are chartered accountants and they are at this position. करेक्ट है. तो ये सबको अपग्रेडेशन देने के लिए, नॉलेज देने के लिए एंड प्लस सर्टिफिकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे. समझ में आया कि हमारे इंस्टीट्यूट के लोग भी ये पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देंगे. इन लास्ट 2 years ICAI has issued following publication. पहला, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट निकाला ग्रीन हाउस गैसेस की स्टेटमेंट के ऊपर कि भाई इसका ऑडिटिंग किस तरह से होगा, इसके ऊपर अश्योरेंस सर्टिफिकेट हम लोग किस तरह से दे सकते हैं. दिस इज नॉट ऑडिटिंग, दिस इज गिविंग एन अश्योरेंस सर्टिफिकेट. समझ में आया क्या? नेक्स्ट, बैकग्राउंड मटेरियल ऑन BRSR, जो अपने गाइडेंस नोट जैसा आता है. ICAI गाइडेंस नोट इशू करता है कि नहीं करता? तो कंपनीज के लोगों ने एक बैकग्राउंड मटेरियल निकाला, मतलब नथिंग बट टाइप ऑफ अ गाइडेंस नोट निकाला कि इसको किस तरह से फॉलो किया जा सकता है, रिपोर्टिंग किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, अकाउंटेंट्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल वर्ल्ड, पार्ट 1 कवरिंग SDGs 1 to 5. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो है 1 to 5, 1 2 3 4 5, ये 5 गोल्स को उन लोगों ने ये पर्टिकुलर कोर्स में एक्सप्लेन किया. समझ में आया? सेकेंडली 6 to 11 का एक सेकंड उन लोगों ने निकाला, 12 to 17 का उन लोगों ने थर्ड रोल निकाला. समझ में आया? तो ये पढ़ोगे या ये सर्टिफिकेशनल कोर्सेज आप कंप्लीट करोगे तो ये SDGs आपको अच्छे से समझ में आएगा. इसमें अकाउंटेंट्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं वो अपने को समझ में आएगा. हम हमेशा सोचते हैं कि अपना जो है इट इज मनी एंड मनी, ओनली मनी. पैसा आया तो रिकॉर्डिंग करने का, पैसा गया तो रिकॉर्डिंग करने का. करेक्ट है कि नहीं है? बट accountants can also play in kind of sustainable developmental accounting and all, कि जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ये सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, अपने वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं. समझ में आया? तो उसके लिए एक व्हाट इज की गाइडेंस सॉर्ट ऑफ उन लोगों ने सेमिनार्स वगैरह बोलो या कोर्सेज बोलो वो ICAI ने कंडक्ट किया. FAQs on sustainability reporting, head of good governance, FAQs रिलीज किए उन लोगों ने आंसर्स देने के लिए. लास्टली मैच्योरिटी मॉडल वर्जन 1.0, एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल उन लोगों ने बिल्ड करके दे दिया कि भाई इसको आप लोग फॉलो करो तो आप लोग आपका रिपोर्टिंग प्लस जो आपके गोल्स है वो प्रॉपर्ली अचीव कर पाओ. क्लियर विद दिस? ठीक है. तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग BRSR के इस पे, जो एक्चुअली अभी आजकल मार्केट में चल भी रहा है, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट भी बनता है. करेक्ट है कि नहीं है? हम लोगों ने ऐसे 7-10 तक फाउंडेशन सॉरी इंटर में पढ़ा हुआ है. ऐसे 7-10 तक हम लोगों ने फाउंडेशन इंटर में पढ़ा हुआ है. करेक्ट है कि नहीं है? अगर मैं फाइनल का बात करूँ ना तो उधर एक ऐसे है, ऐसे 720, ठीक है, जो बात करता है कि कंपैरेटिव एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल व्हाट इज कि अपना जो नीचे वाला पार्ट है उसके, दैट इज नथिंग बट एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो बाकी का इंफॉर्मेशन है. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अपना सेक्शन है बराबर है, बट उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती है. अगर 200 पेज का एनुअल रिपोर्ट है तो 50 पेज चलो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हो गया, इसमें आपका ऑडिट रिपोर्ट आ गया और बाकी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब चीजें आ गई. करेक्ट है? बट जो बाकी के 150 पेज है वो क्या है फिर? उसके अंदर कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन है. पहले तो कंपनी का प्रोफाइल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सेक्रेटरी ऑडिट का रिपोर्ट आएगा, CSR का डिस्क्लोजर आएगा, CSR का रिपोर्ट आएगा. इतने सारे रिपोर्ट होते हैं. तो उसमें डायरेक्टर्स का रिपोर्ट आता है अपना. करेक्ट है? तो उसमें ये BRSR का रिपोर्ट उन लोगों ने डाला कि डायरेक्टर्स को ये BRSR का रिपोर्ट भी साइन करके देना पड़ेगा. तो ऐसे 720 अपने को क्या बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाकी का एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है ना, इसका एडिक्वेसी है कि नहीं है, मतलब व्हाट इज कि ये राइट है कि नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं है. क्योंकि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना स्कोप सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट पे या स्टैट्यूटरी पार्ट पे है. बट वी विल हैव टू रीड द एंटायर रेस्ट 150 पेजेस आल्सो to check whether they are not in conflict with our statutory reporting. For example, CSR रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बोला कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने ये साल CSR की तरफ खर्चा किया, और जब हम अपना स्टैट्यूटरी व्हाट इज कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो हम उसमें देख रहे हैं कि 22 करोड़ का रिपोर्टिंग हुआ है. तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हुआ. कोई भी एक बंदा अगर पूरा रिपोर्ट पढ़ता है तो वो क्या बोलेगा, दोनों में से कोई तो गलत है. और अपने ऊपर एक क्वेश्चन उठाना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाना कि आपने गलत रिपोर्टिंग किया, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. अपने गुडविल पे आ जाता है ना भाई. अगली बार से अपने रिपोर्ट पे भरोसा कौन करेगा फिर? अगर हम गलत रिपोर्टिंग करें तो अपने रिपोर्ट पे कौन भरोसा करेगा? करेक्ट है? तो वही जगह पे ये आया, ये ऐसे 720 लाया गया कि आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ना है और उसके अंदर ऐसे इन्फॉर्मेशन को देखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 25 भी राइट होगा, 22 भी राइट होगा. 25 भी राइट हो सकता है, 22 भी, दोनों राइट हो सकता है अपने अपने जगह पे. क्यों? फॉर एग्जाम्पल जब हमने 22 लिया ना तो अपना व्हाट इज कि जो अपना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ऐसे व्हाट इज अपना सेक्शन 135 का,
वो बोलता है कि अगर आपने एग्जाम्पल बेसिस पे लेके चले कि वो बोलता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपने पैसा साइड में रखा है ना, तो उसको ये रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करने का, उसको नीचे देने का। तो हमने 22 और 3 अलग से दिखाया था, एग्जाम्पल ले लो। तो हमने भी वही रिपोर्टिंग किया है, 25 का ही रिपोर्टिंग है, बट 22 हमने दिखाया बिकॉज 22 वाज एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड 3 अभी तक किया नहीं, तो हमने उसको नीचे अलग से नोट में दिखाया, कहीं तो दिखाया। बट सामने वाला क्या करेगा, ये ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करेगा। तो अपने को क्या चाहिए कि अब हम लोग कंपनी को एडवाइस करेंगे कि सर आपने ना सीएसआर रिपोर्ट में बराबर से 25 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उधर नीचे नोट डाल दो आप भी। हमने हमारे इधर नोट डाला है ना, तो कंपनी को हम गाइड करेंगे कि आप ऊपर वाले सेक्शन में भी नोट डाल दो, सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस। तो ये क्या होता है, हम पूरा रिपोर्ट देखते हैं, देखने के लिए हम पूरा देखेंगे। उसमें अपने को कहीं पे भी लगेगा कि गलत है, तो हम वो चीज कंपनी को हाईलाइट भी करते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज गलत है, इट विल बी बेटर दैट यू चेंज दिस। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट, समझ में आया? तो ये बीआरएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि ये बीआरएसआर रिपोर्ट किस तरह से चलेगा। 2021-22 से ये पर्टिकुलर वॉलंटरीली इन लोगों ने चालू किया था, मैंडेटरी 2022-23 से उन्होंने किया। 21-22 एक साल उन लोगों ने बोला कि आप खेल लो, ट्राई करके देख लो, 22-23 से वो मैंडेटरी बन जाएगा, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्लियर विद दिस? अब इसके अंदर पूरा पार्ट देख लेते। पहला आता है जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर के अंदर क्या आएगा, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो देना पड़ेगा, आपके सर्विसेज क्या क्या है वो भी आप लोगों को इधर इशू करना पड़ेगा। करेक्ट है? देन आपके ऑपरेशंस क्या क्या है, मतलब क्या फैक्ट्री रिलेटेड क्या क्या आप लोग काम करते हो, सर्विस रिलेटेड क्या क्या आप लोग काम करते हो, फैक्ट्रीज किधर आपके लोकेटेड है, वो सब चीजें आपको देना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स। देन एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स, कितने एम्प्लॉइज है आपके पास, टोटल 5000 एम्प्लॉय है, तो आपने 5000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किया है, उसमें फीमेल रेशियो कितना है, मेल रेशियो कितना है, ये सारा चीजें डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज कौन कौन है आपके, वो सब चीजें यहाँ पे अपने को जनरल पार्ट में बताना पड़ता है। सेकंड, कमिंग टू द पार्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। पॉलिसीज क्या क्या है आपके, गवर्नेंस कौन है, लीडरशिप कौन है, टीसीडब्ल्यूजी कौन है, कंपनी का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनका पूरा सेटअप, एमडी सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग है हमारा, और प्रमोटर्स ये लोग है, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है कि नॉन प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी है, ये सब एक्सप्लेनेशन अपने को ये मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर के अंदर देना पड़ेगा। एंड लास्टली कमिंग टू द व्हाट, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। अपने पास अलग अलग प्रिंसिपल्स है ना, टोटल 9 प्रिंसिपल्स है, वो 9 के 9 प्रिंसिपल्स का प्रॉपर रिपोर्टिंग कि हमने हर एक प्रिंसिपल के इस पे किस तरह से काम किया। समझा? कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अपॉन द KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, aligned with the 9 principles of NGRBC। समझ में आया? तो 9 के 9 को रिपोर्टिंग देने का है कि किस तरह से अपन ने उनको इम्प्लीमेंट करके आउटपुट दिया। 2 कैटेगरीज, एसेंशियल एंड लीडरशिप, ये हमने बोला था मैंडेटरी है, और ये वाले हमने बोला था कि ये ऑप्शनल है, जो कंपनी को दे रहा है दे सकते हैं, जो नहीं देना है वो नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर विद दिस? समझ में आया? एसेंशियल्स में क्या क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल डेटा, एनर्जी, एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट आपने किस तरह से किया, ये सब सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एंड लीडरशिप में क्या आ जाएगा, लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, एडिशनल डेटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब लेवल डाउन डेटा आ जाएगा। समझा? क्लियर है? तो सेक्शन ए इज जनरल डिस्क्लोजर, सेक्शन बी इज मैनेजमेंट का पूरा डिस्क्लोजर, एंड सेक्शन सी इज बेसिकली प्रिंसिपल्स वाइज पूरा डिस्क्लोजर, जिसको 2 पार्ट में डाला हुआ है। दोनों देने की जरूरत नहीं है, आप दोनों दोगे तो वेरी गुड प्रैक्टिस, लेकिन उसमें से एसेंशियल तो देना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं। क्लियर विद दिस? समझा? एक काम करते हुए, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम टाटा मोटर्स का रिपोर्ट देखा था ना, ओपन कर लेते BRSR सामने, तो अपने को ये 9 प्रिंसिपल्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आया? ट्वेंटी टू 23 का रिपोर्टिंग है अपने पास, ठीक है? एक सेकेंड, इसको स्टार्टिंग दिख रहा है, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। क्लियर है? तो ये रिपोर्ट उन लोगों ने दिया है पेज नंबर 173 के ऊपर। चलो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ टाटा मोटर्स। अपने को पता है कि ये कंपनीज जो है ये ज्यादा एक्टिवली सोशल चीजें करती है, करेक्ट है? तो आप देखोगे इनके डिस्क्लोजर्स भी उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि वो लोग वो चीज को एक वैल्यू एडिशन लेके चलते हैं ना, मतलब दे आर इनकलकेटिंग दैट इन द हैबिट्स ऑफ द कंपनी। वही जगह पे कोई रैंडम कंपनी का ओपन करके देखोगे तो वो जबरदस्ती दिया ऐसा दिखेगा भी। समझ में आया क्या? बिकॉज वाई, दे आर जस्ट वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला रूल, कि ऐसे
सब्सटेंस में वो लोग फुलफिल करते हैं, ये लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब एक्चुअली अपने को करना है इसके लिए वो लोग करते हैं। सो पहला जनरल डिस्क्लोजर चाहिए था। इसमें देखो डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, क्या बेसिक डिटेल्स है अपना, बेटा कैपिटल, बेसिक एड्रेस, वो सब चीजें दे दी आप लोगों का। इसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोला था अपने को, अपने रिपोर्ट के साथ कंपेयर करो। या देखो पहला क्या बोला, जनरल डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी दिया उन्होंने। देन क्या बोला था, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिटेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिटेल्स आ गया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, व्हीकल्स है, स्पेयर पार्ट्स भी वो लोग करते हैं, वो पूरा डिटेल्स दे दिया उन लोगों ने कि भाई टर्नओवर का परसेंटेज कितना है। तो मेजोरिटी हमारा टर्नओवर जो है वो 84% व्हीकल्स से आता है, और 11% जो है वो हम लोग स्पेयर पार्ट से कराते हैं। समझ में आया, क्लियर है। देन नेक्स्ट ऑपरेशंस बोला था ना अपने को, ऑपरेशंस करेक्ट है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई हमारे नेशनल ऑपरेशन 7 प्लांट्स है, इंटरनेशनल कोई भी नहीं है, हम सब इंडिया के अंदर कर रहे हैं। करेक्ट है। नंबर ऑफ ऑफिसेस 31 ऑफिसेज है, 8 कॉमन ऑफिसेज है, बाकी ब्रांचेस टाइप है या व्हाट इज की सब यूनिट्स टाइप है। टोटल 36 हो गया। दो उन लोग का बांग्लादेश और दुबई के अंदर ऑफिसेस है। बट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उन लोगों ने क्या बोला, सारा का सारा साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे इंडिया के अंदर ही है। क्लियर विद दिस, उसका भी डिस्क्लोजर दे दिया है कि जमशेदपुर में एक है, पुणे में एक है, लखनऊ में एक है, पटनागर में एक है, और धनबाद में एक है। समझ में आया, ये बेसिक डिटेल्स आ गया उन लोगों का। कोई भी आपको फैक्ट्रीज जो है ना वो मेट्रो सिटीज में नहीं दिखेगा। समझ में आया क्या, मेट्रो सिटीज में जनरली नहीं दिखेगा, ये ऐसे एरियाज में ही होगा। नेक्स्ट मार्केट सेगमेंट्स, मार्केट कौन सा, नेशनल मार्केट कितना, पैन इंडिया सर्व करते हैं ये लोग। टाटा की गाड़ी आपने को पैन इंडिया दिखेगी। इंटरनेशनल में वो लोग 125 कंट्रीज के अंदर सर्व कर रहे हैं। समझ में आया। नेक्स्ट बाय व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट्स आर 4.5%, बराबर है। तो इससे पता चलता है कि वो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इधर कहाँ लाया करता है, वो भी एक पार्ट है ना भाई कि चाहिए रहता है, करेक्ट है। देन अब ब्रीफ टाइप ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स कौन कौन है वो आ जाएगा इसके अंदर। समझ में आया। तो यहाँ पे फ्लीट ओनर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रूरल सेगमेंट्स है, प्लस ऑब्वियसली आप लोगों के जो रिटेल कस्टमर्स है वो तो है। समझ में आया। देन दे केम ऑन टू नेक्स्ट वाला पार्ट, अपने को यहाँ पे एम्प्लॉयज चाहिए थे। तो यहाँ पे उन लोग एम्प्लॉयज का डिटेल्स देके उनके पास परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, मेल फीमेल का रेशो कितना है, सब डिटेल्स उन लोगों ने स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इक्वालिटी कितना है, कितना रेशो है, क्या है, वो सब चीजें आप लोगों को दिखेगा। ये देखो, देखो ऐसा नहीं है लेकिन ये डिस्पैरिटी दिखता है कि नहीं दिखता है अभी भी। समझ में आया, 93% से सामने 7%। और ये डिविएशन यहाँ पे क्यों दिख रहा है, उसके पीछे भी रीजन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फैक्ट्रीज, इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा मेल ओरिएंटेड या मेल वर्ड से कि वो पार्ट में जॉब रहे। अभी ऑब्वियसली इंप्रूव हो गया रहेगा, अभी अभी का अगर लेटेस्ट रिपोर्ट निकालो 22-23 का है ना, तो 2-3 साल और हो गए, तो द रेशियो वुड हैव बीन इम्प्रूव। समझ में आया। वहीं पे आपके व्हाट वी से कि यहाँ पे आपके वर्कर्स एम्प्लॉइज कितने हैं और वर्कमैन कितने हैं, वर्कमैन में आपको और ज्यादा डिविएशन दिखेगा। ये देखो 98 और 2, ये आपका फैक्ट्री वाला सेटअप हो गया ना। ऊपर वाला उन्होंने एम्प्लॉइज दिया था, मतलब कौन, इंजीनियर्स जो स्टाफ होते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं, और ये वर्कर्स कौन होते हैं जो एक्चुअली असेंबलिंग और ये सब चीजों में इन्वॉल्व है। समझ में आया। तो ये डिस्पैरिटी अपने को दिखता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। आप देखोगे तो परमानेंट कितने वर्कर्स है, अब देखो ये जो वर्कर्स होते हैं इसके अंदर नॉन परमानेंट ज्यादा है, डेली वेजेस वाले वर्कर ज्यादा है, क्योंकि इनका काम ही वैसा है ना, आज मिल गया हो गया, नहीं, कल नहीं मिला काम तो नहीं मिला। जबकि ऑफिस स्टाफ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्टैग्नेंट रहते हैं, बराबर है कि नहीं है। तो वो चीज आपको डिफरेंस, मतलब मैं बोलूँ कि डेटा से आपको कितना इनपुट्स मिलता है, मतलब चीजें हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, देखो यहाँ पे अपने पास सामने सिर्फ नंबर्स है, बट हम लोगों ने इससे और हम तो यहाँ पे बैठ के नॉर्मल इंसाइट्स निकाल रहे हैं। सोचो जो बिजनेस चला रहे हैं जिनके पास इससे ज्यादा डेटा है, वो लोग इस डेटा में से कितना इंसाइट्स निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो ये डिस्क्लोजर उन लोगों ने दिया कि भाई टोटल वर्कर्स, तो यहाँ पे आता है कि अगर कल टाटा मोटर्स बंद होता है तो 26,000 एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो टोटल 8,000 एम्प्लॉइज विल लूज देयर जॉब्स। और इनको अकोमोडेट करने के लिए क्या मेरे पास बाकी मार्केट में उतना नया जॉब अपॉर्चुनिटी, बंद होने के ऊपर है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है।
या सपोर्ट किया, को सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं? बस ये सबसे बड़ा रीजन। लोग जब छोड़ जाए, मतलब आप कंपनी बंद कर दोगे, नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, चलो, बट ये जो नुकसान होगा उसको किस तरह से कॉम्पेंसेट करोगे? समझ में आया? और दूसरा आता है मोनोपोली। वोडाफोन आइडिया को नहीं गिरने देने का एक और रीजन है कि दे विल बी duopoly in the market. Airtel, Jio will only be the price place. तो वहां पे प्राइस ये आ सकता है, प्राइस वॉर का इशू आ सकता है, देन दे विल बी एबल टू व्हाट इज से डिमांड व्हाटएवर दे वांट, ऑप्शन नहीं रहेगा, करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सब चीजों के लिए वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया को भी पिक्चर में रख रहे हैं, सो दैट देयर इज नॉट अ डुओपोली, कि मतलब दो मार्केट प्लेयर्स ही सिर्फ मार्केट में रूल नहीं करेंगे। So there are various reasons for keeping a company alive. समझा? तो ये सारी चीजें आ गया। डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉइज, दिस इज ऑल्सो डिस्क्लोजर विच इज रिक्वायर्ड एज पर दी सोशल नॉर्म्स, कि हमने उनको कितना ज्यादा वहां पे इंक्लूसिव फील करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 एम्प्लॉइज है, एंड यहाँ पे आपके डिफरेंटली एबल्ड वर्कर्स फॉर वर्किंग वाला, मतलब जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स है उधर 56 एम्प्लॉइज। रेशियो देख रहे हो? समझ में आ रहा है? सो अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये डेटा पे ही हाईलाइट करूं, चलो कितना 10% का इंक्रीमेंट हुआ रहेगा, 15% का इंक्रीमेंट हुआ रहेगा, बट उस जगह पे एआई भी आ गया, तो सोचो कि वर्कफोर्स कम भी हुआ रहेगा या होगा, और आगे जाके आपको भी पता है कितने सारे ऑफिसेज में आप जहाँ पे ऑडिट कर रहे हो आपको भी पता है कि कट डाउन चल रहे हैं। जो पोजीशन खाली है वो खाली है, वो लोग फ्री उसको फिल इन करने के लिए अप्रूवल्स नहीं दे रहे। बंदा गया तो इट इज लाइक कि हो गया कॉस्ट कटिंग। बाकी के बचे हुए लोगों में आप लोग क्या करो, काम एडजस्ट करो, उनसे काम करवा के लो। दे आर नॉट गिविंग अप्रूवल्स फॉर न्यू स्टाफिंग रिक्वायरमेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज अ प्रॉपर, मतलब कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसा अलग चल रहा है। तो आप देखो जो ऑनगोइंग है, क्योंकि ऑटोमेशन चल रहा है ना सब जगह पे, जितना ज्यादा ऑटोमेशन होगा उतना लोगों का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अब आप मैकडी में जाओगे, जब व्हाट जैसे कि सेल्फ ऑर्डरिंग जब स्टैंड्स लगे हुए हैं, तो फिर मुझे स्टाफ की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ बिलिंग के लिए दो स्टाफ चाहिए, बिलिंग भी वहां से हो जाता है आपका, सिर्फ मुझे सर्व करने के लिए दो स्टाफ चाहिए। उसमें भी बना के वो लोग डेस्क पे रख देते, टोकन नंबर ऊपर दिख जाता है, कितना टाइम लगेगा वो टोकन नंबर बोलने वाला लाने के लिए? वो 2 बार टोकन नंबर रिलीज कर देगा, आप अगर विसिनिटी में बैठे हो, आपने सुन लिया, आप जाओगे काउंटर से जाके आप आपका प्लेट लेके आ जाओगे। जहाँ पे पहले शायद 20 लोग काम करते थे वो पर्टिकुलर 2 फ्लोर के मैकडी में, नाउ इट इज रेड्यूस टू 6-7 स्टाफ। तो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन जॉब्स तो जा ही रहे हैं ना, दैट इज द केस। उस केस में फिर इधर इधर और इधर प्रायोरिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोटास अभी मैंने बीच में एक पढ़ा, ये मतलब नो ऑफेंस, लेकिन मैं जस्ट बोल रही हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ये वाला पार्ट है, ठीक है, उनके लिए कोटा है अलग से, हर एक जगह पे अपने को पता है। चलो इंस्टीट्यूट ने अब तक नहीं लाया, आईसीआई ने नहीं लाया है, बट बाकी जितने भी आप एग्जाम्स बोलो या जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलो, सब जगह पे कोटा है, करेक्ट है कि नहीं है? तो सेंट्रल अपना व्हाट से सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्षो किया कि अगर एससी एसटी ओबीसी ये इनका जो रिस्पेक्टिव कोटा है, अगर वो फुलफिल हो जाता है, मतलब वो फुल हो जाता है, जनरल क्राइटेरिया के अंदर फॉल इन करते हैं, तो इन दैट केस दे कैन ऑल्सो कम्पीट विद जनरल क्राइटेरिया। पहले उनके लिए अलग से कोटा, फिर तुम इधर भी आओगे, तो देन जनरल वाले कहाँ जाएंगे? मतलब मैं सिंपल बता रही हूँ, सबको समान, मतलब अगर आपको यही चीज करना है देन मेक इट अ पॉइंट। और आपको भी पता है कि एसटी ओबीसी में देर आर पीपल हु आर स्टिल अंडर प्रिविलेज एंड दे रिक्वायर द सपोर्ट, बट देर आर पीपल डज नॉट रिक्वायर द सपोर्ट, दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड दे अर्न। एंड उस जगह पे जनरल कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए बट नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम वो है कि अपने यहाँ पे रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट नॉट ऑन द इनकम ग्रुप बेसिस। अगर आप उसको इनकम ग्रुप बेसिस पे लेके आ जाओ तो नीडी पर्सन को ज्यादा मिलने के चांसेस है, कि जहाँ पे उनको वो बेनिफिट ज्यादा मिलने के चांसेस। प्रॉब्लम वहां पे आता है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन केएमपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके पास 9 लोग हैं जो फीमेल लेवल पे है, प्लस की मैनेजरल पर्सनल पे 2 लोग हैं। ये देखो, सी इज टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो ये हो गई
एक्सक्लूड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज ऑलरेडी कवर्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बाकी के कॉमन है तो उन्होंने उसको एक्सक्लूड करके प्रॉपर रिपोर्टिंग करके रखा है। टर्नओवर रेट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, टर्नओवर मतलब क्या होता है? एट्रिशन रेट, भागने का खर्चा। यहाँ पे देखो ओवरऑल इज 7%। परमानेंट एम्प्लॉइज एंड परमानेंट वर्कर्स का 7 एंड 2% का एवरेज है। बैंक्स का उठा के देखो 50% के ऊपर है, 50% के ऊपर का एट्रिशन है ऑल ओवर इंडिया के एवरेज बैंकिंग सिस्टम का। कोई भी कंपनी का उठा के देख लो, टॉप टियर बैंक्स, एचडीएफसी निकालो, एक्सिस निकालो, आईसीआईसी निकालो, कोई भी कंपनी का एट्रिशन रेट निकालो, 50% के एवरेज पे चल रहा है मिनिमम। तो वो जगह पे अगर इतना कम एट्रिशन है, दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग समथिंग गुड, जहां पे लोग छोड़ के नहीं जा रहे। 7% इज द बहुत कम है एट्रिशन रेट। समझ में आ रहा है? होल्डिंग नेक्स्ट अपने को क्या बोला था यहाँ पे? होल्डिंग सब्सिडरी का डिटेल्स। ये देखो उन्होंने अपना होल्डिंग सब्सिडरीज का पूरा डिटेल्स दे दिया है। समझ में आया? प्लस उन्होंने सारे 88 सब्सिडरीज है उनके टोटल, 15 डायरेक्ट है, 73 इनडायरेक्ट है, वाया वाया मतलब स्टेप डाउन सब्सिडरीज एंड ऑल। बट उन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स वापस नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला कि हमने इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट के अंदर नीचे दे दिया है, मतलब नीचे डिस्क्लोजर रहेगा ना रिलेटेड पार्टी वाला अपना नोट्स टू अकाउंट्स, तो डबल डबल क्यों देने का? उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि हमने दिया हुआ है, आप नीचे जाके वहां पे देख सकते हो। क्लियर विद दिस? समझ में आया? ये देखो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट to conduct the business in an ethical, transparent and accountable manner. It also addresses key responsibility like quality and customer value, corruption and bribery, health and safety, environmental, human rights, employee well-being. ये उनके वैल्यूज है जो वो लोग डिपिक्ट करके चल रहे हैं। समझा? तो ये पार्ट आ गया। सीएसआर का डिटेल्स है, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर है, यहाँ पे अपने को एटसेट्रा एटसेट्रा करके दिया था उन्होंने, तो बाकी के उन लोगों ने यहाँ पे दे दी। बट आप देख रहे हो पूरा रिपोर्ट वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। एम्प्लॉइज वर्कर्स जो भी उनके पॉलिसीज वगैरह ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह, तो उन्होंने रेफरेंस देके रखा। किसी को भी जाना है वो लोग लिंक पे क्लिक करके वो पॉलिसीज पढ़ सकते हैं कि टाटा का अपना उस पर्टिकुलर चीज को रिलेटेड पॉलिसी क्या है। समझ में आया? नेक्स्ट कमिंग टू द सेक्शन बी वाला पार्ट, P1 P2 9 प्रिंसिपल्स है टोटल अपने, टोटल 9 प्रिंसिपल्स है ना जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सबका डिस्क्लोजर यहाँ पे देके रखा है। तो हम प्रिंसिपल वाइज आते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने उसको मैच किया वैसे प्रिंसिपल वाइज आके हम लोग देख लेते हैं। समझा यहाँ तक का पार्ट? तो कोई भी कंपनी देखो उनको ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब देखो अगर कोई कंपनी ये सब काम कर ही नहीं रही है तो खाली रहेगा, या अगर एम्प्लॉइज का जो रेशियो वगैरह है वो गंदा दिखेगा, 1 साल 2 साल कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ना। जब डेटा मार्केट में आएगा तो लोग देखेंगे ही, और देखेंगे तो आवाज उठाएंगे। समझा? बट 2009 के पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डेटा ही नहीं था मार्केट के अंदर, तो लोग आर्ग्यू भी किस बेसिस पे करेंगे। समझ में आया? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बीआरएसआर वाला पार्ट, दैट इज पहला चीज इज एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एवरी कंपनी शुड फॉलो दिस। बराबर है कि नहीं है? जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इट शुड बी डन इन एथिकल मैनर। करेक्ट है? व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड डिस्क्लोज दैट इन अ प्रॉपर मैनर। जितना सामने वाले को डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है उतना डिस्क्लोजर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल विम के एड में पूरा सोनिंगो की शक्ति दिखाना और फिर नीचे छोटे लाइन में एस्टेरिस्क लिखना कि डज नॉट कंटेन लेमन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंसी, दैट इज जस्ट सब्सटेंस। कि हमको फॉलो करना है या हमको दिखाना है तो हम वो दिखा रहे हैं। क्यों? बिकॉज नहीं दिखाएंगे तो हम गलत हो। कहीं तो छोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है ना वो वाला पार्ट जो लेजिबल आइज को रीडेबल भी नहीं, शायद एकदम ध्यान से देखोगे तब समझ में आता है। इतने बड़े ऐड में इतना सब तोड़ और कोई देखेगा क्या? समझ में आ रहा है? करेक्ट है? तो ये वो पार्ट है। तो इसके लिए एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड लास्टली अकाउंटेबिलिटी। इफ समथिंग गोज रॉन्ग बाय योर टीम, बाय योर कंपनी, you should be held accountable for it and you should take the responsible steps. You should not run away from it. For example, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का हुआ था, the management personnel cannot run away from there. When the hazard has been caused because of you, you should stand there and be accountable for whatever is happening. समझ में आया? जब जैसे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखा था मैंने, मतलब ये ताज होटल का जब अटैक्स हुआ था तो टाइम पे रतन टाटा वाज स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द व्हाट वी से की ताज होटल, अप टिल सारे के सारे जो व्हाट वी से की टेररिस्ट थे वो लोग पकड़े नहीं गए और वो सब हुआ। दैट इज द साइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि मेरे बिल्डिंग में कुछ हुआ है ना तो मैं इधर ही खड़ा हूं, जब तक लास्ट मैन व्हाट वी से हु इज इनसाइड
वो सेफली बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं, मैंने नहीं करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, बट इट इज माई प्रॉपर्टी। लोगों ने ताज पे भरोसा करके उसके अंदर गए हैं, मतलब वहां पे वो रहने के लिए गए हैं। मेरे लोग वहां पे सिक्योरिटी नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, बट वट एवर इज हैपनिंग आई एम स्टैंडिंग राइट टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। दैट इज द काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी विच इज नॉट टू रनिंग अवे विद द सिनेरियो, मतलब हो गया तो हम भाग रहे, वैसा नहीं। समझ में आया? क्या क्या प्रिंसिपल अपने को फॉलो करने के लिए बोलता है? तो पहला, entities governing structure should develop the policies, procedures, practices for offices, factories, work areas, ensuring ethics is not compromised. जब तक आप पॉलिसी बनाओगे नहीं, लोग आपके इसमें पॉलिसी फॉलो करेंगे नहीं। तो पहले पॉलिसी बनाओ so that ethical responsibilities are properly communicated to the employees that they will have to follow. समझ में आया? कोई कस्टमर आपसे बात करने के लिए आ रहा है तो छुपाना नहीं है, चीजें जो भी है वो ट्रांसपेरेंटली बताओ। बहुत बार होता है कि सेल्समैन अपने को डेटा बराबर देता ही नहीं है या बताते ही नहीं, करेक्ट है कि नहीं है? बहुत बार ऐसा होता है। तो इन दैट केस वहां पे आप लोगों का ये अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट अगेन सामने आ जाता है। नेक्स्ट, information relating to policies, procedures, practices along with the performance should be made available to the stakeholders. तो यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं कि ये पॉलिसीज वगैरह है जितने भी पब्लिक डोमेन में हो सकते हैं उतने पॉलिसीज आप पब्लिक डोमेन में रखो सो दैट द स्टेकहोल्डर्स कैन आल्सो चेक, कि हम जाके खुद से चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पॉलिसीज क्या है, करेक्ट है कि नहीं है? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट मोर केयर शुड बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर सो दैट पीपल डू नॉट लूज ओपननेस। समझ में? अगर कुछ गड़बड़ जा भी रही है या कुछ उल्टा जा भी रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर फेसिंग दैट व्हाट इज बिल्ड एंड देन यू आर गिविंग द डिस्क्लोजर इन ट्रांसपेरेंट मैनर कि हाँ भाई हमसे हुआ है, ये चीज ऐसा हुआ है, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स रेक्टिफाइंग दिस। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एंटिटीज इन द वैल्यू चेन शुड एनकरेज टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के टॉप ब्रासेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग पहले ये एथिकल वैल्यूज और ये पॉलिसीज को फॉलो करें, क्योंकि वो फॉलो करेंगे तो दे विल सेट एन एग्जांपल फॉर द एंटायर एम्प्लॉई फोर्स, वर्कफोर्स। समझ में आता है? इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपको पहले ये एंकरेज करना है कि लोग इसको अडॉप्ट करें, और एंकरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ऊपर का गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो चीज फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिहेव करेंगे, वो जिस तरह से पॉलिसी बनाएंगे, एंटायर कंपनी का वर्क कल्चर उसी तरह से चले। आपकी खुद के ऑफिस का वर्क कल्चर आपको पता है, और सबका अलग अलग भी। किसी का एकदम रिजिड टाइमिंग्स है कि भाई 9 बजे आना है तो 9:05 भी नहीं चलता है, किसी किसी का फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है। तो आप देखोगे कि आपके सीनियर्स भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। समझ में आया? जब वो बोलते हैं कि व्हाट वी से कि फिक्स्ड टाइमिंग है, तो देन दे विल आल्सो इंश्योर दैट दे कम ऑन द फिक्स्ड टाइमिंग्स। अंडरस्टूड? वो जगह पे वो लोग फिर वो चीज का फ्लेक्सिबिलिटी लेके नहीं चलते। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारा टीम था, जब ये मतलब ये, तो हमारा ऐसा होता था कि हम लोग आते थे, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 9 बजे का ऑफिस है तो तुम 11-12 बजे आ रहे हो, ऐसा नहीं है। बट 9 to 9:30 के बीच में हम लोग सब आते थे, ऐसा है। वो 5-10 मिनट का आगे पीछे गैप और वो सब चीजें चलता था। बट छोड़ने मतलब जब मतलब निकलने के टाइम पे होता था, शाम को निकलने के टाइम पे, तो इट वॉज लाइक जब एवरेज है, कुछ काम नहीं है, तब सब, और हमारा मतलब मेरा जो टीम था, हमारा जो टीम था, इट वॉज लाइक कि हम सब साथ में निकलते, एवरीवन एक मतलब एक साथ निकलेंगे। किसी का भी कुछ काम बाकी रहेगा ना तो हम ऐसा है कि हाँ तू कर ले, हम बैठे चाय पी के आएंगे, कुछ तो करके आएंगे, लेकिन साथ में निकलेंगे, वो ऐसा है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक आधे दिन पे कभी कुछ किसी का अर्जेंट है या कुछ है तो ऑब्वियसली दे विल गो फर्स्ट, ऐसा कुछ है, ये नहीं है। बट ऐसे कि जब कुछ है नहीं, ऐसा नॉर्मल है, तो हम सब साथ में निकलेंगे। उसका कुछ काम रहेगा, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लूंगी, मतलब हेल्प करने के लिए, वैसा वाला सॉर्ट ऑफ कि उसका काम है लेकिन आज दे देना, मैं कर देती हूँ, चल बैठिए, मेरा हो गया तू दे दे, ऐसे वाले पार्ट पे। तो ये सिस्टम में कैसा होता था कि जब हमको पता है कि मतलब कुछ काम है तो हम सब रुकते थे। एंड इट वाज लाइक कि हमारे इसमें 2 जन वेस्टर्न लाइन, बाकी के सारे लोग सेंट्रल लाइन। तो साथ में बरेली स्टेशन है तो वहां से दोनों है, वेस्टर्न भी वहीं पे है, सेंट्रल भी वहीं पे, तो हम वहां जाके फिर स्प्रेड हो जाता था, ऐसा है। तो इस तरह से अब जब मैं उनसे मिली, मतलब मेरा जो टीम था, तो अभी हम लोग रिसेंटली मिले थे, तो तब हम लोगों ने बात किया, तो इट वाज लाइक कि दिव्या जब आप थे ना तो वो टाइम पे अपना ऐसा होता था कि सब टीम पूरा साथ में निकलता था, मतलब 9 भी बजता था तो अपन साथ में जाते थे, और अगर 6 बजे भी निकलते थे, मैंने तुमको बोला था ना लास्ट टाइम, 6 बजे निकालने वाली मैं हूँ, घर चलो घर चलो घर चलो, ऐसा मतलब कुछ काम नहीं है तो फिर बैठ के क्या मतलब है ना, ऐसा वाला है। जिस दिन होता है उस दिन तो बैठते ही है। करेक्ट। हाँ, हमारा कुछ नहीं था ऐसा आउट टाइम, हम लोग सीनियर को भी लेके जाते थे ना हमारे साथ, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ सुबह का इन टाइम लगता है, आउट टाइम नहीं था। वो भी इन टाइम फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग चिल्लाते हैं या हमारा कुछ ऐसा लेट दिमाग वगैरह कटता नहीं था, मतलब सैलरी नहीं कटता था। ऑब्वियसली हाँ 3-4 बार ज्यादा देख लिया तो एक बार बोल देगा कि अरे टाइम क्या हो, वैसा। वो हमारी सासूबाई थी उधर थोड़ी सी सुपर सीनियर वाली, वो है थोड़ा सा, वो टॉन्टिंग नेचर में, मतलब वो तो एकदम अलग ही।
ऐसा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप गए उसके बाद से ऐसा हो गया कि जिसका जो टाइम है वो उसके हिसाब से निकल ऐसा। क्योंकि उस दिन ऐसा हो गया कि एक मतलब ऐसा है कि हम लोग का ऐसा था कि 9 बजे तक है तो सब वैसे ही बैठे हुए हैं। तो वो टाइम पे उन्होंने बोला कि उस दिन मेरा काम था तो मैं 9 बजे तक बैठती लेकिन बाकी सब 6 बजे चले गए ऐसा। तो वो पूरे ऑफिस में ऐसे वो फ्लोर पे सिर्फ 2-4 जने या वो अकेले काम करे। तो हमारे जब मैं वहां पे थी 1-2 साल तक हम लोगों ने वो चीज कभी होने नहीं दी। एज ए टीम हमने होने दिया, ऐसे नहीं कि किसी ने जबरदस्ती डाला था कि बैठना ही पड़ेगा। बट इट वॉज एज ए टीम वी डिसाइडेड कि ये चीज ऐसा होगा, या हम लोगों ने सबने मिलकर किया था। बट जैसे 1-2 लोग बाहर हो गए, नए मेंबर्स आ गए, वो सब हिसाब से तो सबने अपना अपना ट्रेड फॉलो करना चालू कर दिया। तो वो चीज बिखर गया, मतलब वो अलग चेंज हो। समझ में आया? तो दैट इज द काइंड ऑफ कल्चर, दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यूज कि आप आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बने। अगर मुझे पता है कि मैं रोज लेट आती हूँ, मतलब वो होता ही था कभी कभी ऐसा है कि अभी ट्रेन है ये है वो है, ऐसा पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता। और हमारा सीनियर एक्चुअली वो 9 बजे आ जाता। he also used to come by bike but he used to come by 9-9:15 ऑफिस में वो बंदा दिखेगा ही आपको। बट ऑब्वियस है ना, ही इज इन हिज 40s 50s, तो उनको डिसिप्लिन पसंद है। हमारी लाइफ में जब तक थ्रिल नहीं हो तब तक हमको पसंद नहीं आता। भागते भागते जब हम लोग ट्रेन नहीं पकड़े तब तक हमको समझ में नहीं आता ना कि तब तक तो हमारा सुबह का दिन शुरू नहीं होता, ऐसा है। तो वो चीज है, बट ही यूज टू नो कि हाँ भाई ठीक है मैं 9-9 सवा 9 बजे आ रहा हूँ, बट ही डिडंट यूज टू फोर्स द एंटायर टीम टू कम एट 9:50। हम 9:30 के आसपास आते थे, 9:30 के आसपास हम लोग पहुंच जाते थे। फिर वो चलता था। तो दैट काइंड ऑफ जेस्चर ही मेंटेन्ड इन द टीम एंड वी ऑल्सो फॉलो। तो इसके लिए अगर वो किसी संडे को मुझे कॉल करके भी बोलेगा ना कि दिव्या ये थोड़ा अर्जेंट है प्लीज दे दोगे क्या, तो मैं दे दूंगी। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, उसने फॉलो किया तो मैंने भी फॉलो किया। वही जगह पे अगर मेरा सुपर सीनियर बोलेगा ना, पहला तो फोन ही नहीं उठाऊंगी जब तक 2 बार नहीं आएगा तब तक। क्यों? बिकॉज वो बंदे ने हमको क्या बोला था एक बार, लिटरली इट हैपेंड। उसका टेबल है, ही सिटिंग है, उसके बाजू में हमारा सीनियर बैठा है और हम 2 जन पीछे खड़े हैं। ठीक है, कुछ तो रिपोर्टिंग करनी थी, मंथली रिपोर्टिंग जो होता है वो देने के लिए। तो हमारे सीनियर थोड़ा बता रहा था, हम पीछे खड़े थे, कुछ हमसे पूछा जाए तो हम भी बता देंगे कि क्या है। तो कुछ तो ऐसे बात करते 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 करते, और वो ऐसा इंसान है ना, मतलब वो ऐसा है कि he will softly land a taunt in such a subtle way and he will say that it is not a taunt। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, बट अपने को डीप डाउन पता है कि ये टॉन्ट है। 200% पता है कि वो टॉन्ट है, तो ये अपने को पता है, मतलब दिस इज फॉर श्योर एंड ही आल्सो नोज दैट, बट ही विल पुट इन दैट वे इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, ऐसा। तो हमको पता है कि उनका नेचर क्या है क्या नहीं है, तो हम बच बचा के चलते थे वो टाइम पे। सुपर सीनियर है ना, तो मतलब जब तक हाथ में नहीं है तब तक ठीक है। और उस दिन ऐसा हुआ कि कुछ तो ऐसा था एंड उसके ही जस्ट 2 महीने से ना हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, बजट का काम चल रहा है, तो वी यूज्ड टू वेट टिल 9। संडेज भी हम लोग ऑफिस आ रहे थे एंड तभी हमारा 2 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस था, बाकी सब दिन वर्क फ्रॉम होम। ओनली 2 days इन अ वीक यू हैव टू कम टू ऑफिस, बट बिकॉज ऑफ बजट वी आर कमिंग एवरी डे टू ऑफिस फॉर पास्ट 20-25 डेज। तो ऑब्वियसली वो रूटीन ब्रेक हो गया, हम थक गए थे ऑब्वियसली कि एवरी डे ऑफिस आना है इतना ये सब। तो ऑलरेडी वी नो कि वी हैव वर्कड अ लॉट, मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट आफ्टर दैट सेशन, मतलब वो जब वो पीरियड खत्म हुआ 25 दिन 20 दिन का, उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग था, तो हम लोगों ने वो दिया देने के लिए गए थे। वैसे भी आपकी टीम का क्या काम होता है, आप तो महीने में 3-4 दिन रिपोर्टिंग का काम करते हो, बाकी पूरा महीना तुम्हारा काम ही नहीं है। और मतलब मैं और मेरी मतलब मेरे साथ एक और थी ना, तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे और ऐसे एकदम रेड फेस, अभी इसको गोली में भरेंगे और अभी मारेंगे, ऐसा वाला फेस। कि मतलब यू यू कैन नॉट से दैट टू अ टीम ना, मतलब तुम तुम्हारी टीम को ये नहीं बोल सकते पिछले 20 दिन 25 दिन से जो काम कर रहे हैं एंड ओनली बेस्ड ऑन 3 to 4 days ऑफ वर्क यू विल नॉट गिव अ सैलरी ऑफ एंटायर मंथ। कर रहे हैं ना हम, काम तो करें ना कि तुमने बिठा के रखा, मतलब सुबह रोज 9 बजे आते हैं हम लोग, 6:30 तक कुछ काम नहीं करते, ऐसा तो नहीं है ना। बट सेइंग दिस इज डीमोटिवेटिंग देम। अब वो क्या बोलेंगे, मैं तो मजाक में बोल रहा था। तो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ जोक टू मेक ना, मतलब मैं ऐसा बोलूं तो आपको ऐसे भी सीनियर्स दिखेंगे, मतलब ऐसे भी गवर्नेंस लेवल पे लोग दिखेंगे और बाकी भी दिखेंगे। उसके पहले वाला बॉस मेरा, जो मैंने कुछ काम नहीं भी किया तो ऐसे नहीं, दिव्या आपने ये करना चाहिए, ला मैं कर देता हूँ। मतलब मैंने ऐसे एक्सट्रीम्स देखे ना, लिटरली इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी। ये पहले वाला तो मतलब एकदम ऐसा कि कुछ भी नहीं, ऐसे चिल्लाने वाला कुछ नहीं, गलती भी हो गया तो हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे देख लेंगे। वो अरे मेरे सबसे पहला असाइनमेंट था आफ्टर बिकमिंग, मतलब सीए बनने के बाद मैंने ज्वाइन किया, मेरा पहला क्वार्टरली मीटिंग था। ऑडिटर के साइड से बहुत अटेंड किए, ऑडिट टी के साइड से पहला मीटिंग था।
और ना मेरे को बोला था कि ट्रेसिंग करना है, मतलब 10 दिन हुए थे जस्ट मुझे ज्वाइन करके, तो मेरे को कोई अभी तक जॉब प्रोफाइल वगैरह दिया नहीं था, मतलब वो बोले कि अभी वैसे भी रिपोर्टिंग चल रहा है तो रिपोर्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा बता के सिखा के सब अपना नेक्स्ट क्वार्टर से आप चालू करना पूरा काम। तो मुझे सिर्फ उसने बोला कि ये एक्सेल है, नंबर एलओडीआर का ट्रेसिंग कर लो कि नंबर बराबर है कि नहीं। तो मैंने ट्रेसिंग किया, सब देखा, डेट वेट देखना था कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो एक्सेल में चेंज नहीं होता ना बहुत बार, लास्ट ईयर का कॉपी करके फाइल लेके आते हैं बट हेडिंग चेंज नहीं होता है, रेफरेंस लिंक चेंज नहीं होता है, लिंक अपडेट करते हैं लेकिन लिंक अपडेट करना रह जाता है बार बार, वो बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक अपडेट नहीं होता है। तो इसमें तो सब हुआ, मैंने सब चेक करके मैंने ओके भी दे दिया, उन्होंने प्रिंट विंट मारा, सब लेके चले गए, मीटिंग चल रहा है। और फिर मैंने पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने फाइल ओपन कर मुझे दिखा कि नीचे ना वो एक रिपोर्ट सेगमेंट रिपोर्टिंग का डेटा था, सेगमेंट का डेटा जाता है ना नीचे इसका, उसमें ना नंबर्स प्रीवियस क्वार्टर के थे। तो मैं एकदम ऐसा टेंशन में बैठी थी एकदम ऐसा, इसमें बोला पता नहीं, और मैं शांत बैठी हूँ एकदम, मतलब ऐसा कि पता नहीं कब कब मीटिंग खत्म होगा, कब वो वहां से आएंगे और मेरे ऊपर बरसेगा कि मतलब रिपोर्ट गलत गया ना सामने ऐसा। तो ऐसा मैं एकदम शांत बैठे हुआ था, खाना खाने का टाइम हुआ तो सब टीम में नए लोग थे मेरे साथ, ऐसा मतलब बाकी के लोग पुराने हैं, मैं नहीं हूँ ऐसा। तो लोग मुझे तिब्बत तू इतना शांत क्यों है, क्या हुआ, कुछ तो हुआ है कैसे तू टेंशन में लग रही हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। "हैं? वापिस प्रिंट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। वो इस तरह से था कि सेगमेंट का नीचे का डेटा है वो सिर्फ किसके लिए गया है, वो लोग बैलेंस शीट पीएनएल मतलब फर्स्ट पेज देखते हैं, वो देखते भी नहीं, और साइनिंग के लिए तो वापस प्रिंट होगा ही ना। तो साइन तभी के तभी नहीं होता है बुकिंग के अंदर, बाहर आके बाद में यूडिन वगैरह लगता है, वो सब चीजें होती है तो उसके बाद साइनिंग होता है कभी भी। तो वापस प्रिंट निकलेगा ना, वो प्रिंट निकाल के पनीर वाला डाल देंगे, टेंशन मत। ओके, इतना ही था, ऐसे ही करना था ये वाला। तो दिस इज हैंडलिंग द सिचुएशन इन अ राइट वे। अगर गलत भी होता है तो भी, मैंने आरबीआई को भी ऐसे बोल दिया कि हाँ मैंने कर दिया कंप्लेंट्स, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे साथ ऐसा भी हुआ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लोड्स ऑफ वर्क, जहाँ पे मतलब बहुत सारा काम है एक साथ। तो मुझे लगा कि यूटिलिटी भरना इज रिपोर्टिंग, उसको अपलोड करना होता है, ये मेरे सीनियर ने मुझे नहीं बताया था ना, तो मैंने भर के रखा है मेरे पास। और आरबीआई से मुझे कॉल आया कि मैडम आपका ये रिपोर्टिंग था, आपका आपने फिल नहीं किया अभी तक। हो गया, 7 तारीख लास्ट डेट था, मैंने 6 तारीख को ही कर दिया था। बोला अच्छा, रुको मैं देख के बताता हूँ। मतलब वेरी गुड, मैं भी मेरा देखती हूँ ना कि मैंने किया कि नहीं किया। तो मैंने देखा यूटिलिटी भरा है, जो बंदा छोड़ के गया जिसने मेरे नाम पे ये काम डाला, उसको फोन किया कि ये ऐसे अपलोड नहीं किया था तूने, मतलब बताया नहीं था तूने। तो मैंने क्या बोला, सीनियर मेरे सीनियर को, नहीं हुआ है, अभी कर पहले, बाद का मैं संभालता हूँ। तभी के तभी कर दिया रिपोर्टिंग, शाम को हमने मैटर संभाल भी लिया, कोई बर्तन नहीं बचे, कुछ नहीं आवाज आया कहीं से भी, कोई डिपार्टमेंट से कुछ आवाज नहीं है, सब बराबर गया। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, दिस इज लाइक कि व्हेन यू वर्क इन अ टीम, व्हेन यू हैंडल द टीम इन अ प्रॉपर मैनर, तो आपको टीम भी उतना रिजल्ट्स देगा। आप भी आपके टीम का ये देखो, जो बॉस या जो सीनियर आपके साथ बराबर रहता है या आपके साथ, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके ही इशारे पे चलता है, वैसा नहीं, बट एटलीस्ट ही एडजस्ट समटाइम्स, या कभी कभी वो लोग लेके चलते हैं, तो आप भी वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके चलते। तो दैट इज द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, जो ट्रेड टॉप ऑफिशियल्स फॉलो करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही ट्रेड लोअर लेवल एम्प्लॉइज के अंदर आपको दिखेगा, वही सेम स्ट्रक्चर आपको लोअर लेवल एम्प्लॉइज के अंदर दिखेगा। अगर वो एथिकल मैनर में है तो ये भी एथिकल मैनर में होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, उसमें से एक दो तो गलत निकलेंगे ऑब्वियसली, है कि फ्रॉड नहीं निकलेगा कंपनी के अंदर या एरर नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं, वो सब मिलेगा ही, बट द मेजोरिटी क्राउड विल रिमेन द सेम एज पर द कंपनी पॉलिसी। समझा? नेक्स्ट, द एंटिटीज अंडर should proactively respond to the outside entities that violate the 9 principles of BRSR. This includes suppliers, distributors, subcontractors with a business concern. इसका मतलब क्या बताए, टाटा मोटर्स को क्या करना चाहिए, अगर मेरा कोई टायर का सप्लायर है, टायर सप्लाई करता है मुझे, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स गाड़ी बनाता है, टायर्स उसको लगेंगे, तो समझो कि टायर का उसका एक सप्लायर है। अगर उसको पता है कि उसका ये सप्लायर जो है ना टायर बनाते टाइम बहुत वाटर पोल्यूशन करता है, टायर बनाने के लिए रबर फैक्ट्री है, रबर फैक्ट्री में बहुत वाटर यूज होता है एट द टाइम ऑफ कटिंग्स एंड व्हाट इज की बनाने के टाइम पे, तो ये लोग ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रॉपरली ये नहीं करते हैं, मतलब ट्रीट नहीं करते, और ये लोग बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो टाटा मोटर्स इन दिस केस शुड टेक अ स्टैंड कि हम इससे खरीदेंगे नहीं। बीआरएसआर ऐसा बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपके स्टेक होल्डर्स कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उनको साथ मत दो, आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ कि हम इनके साथ डील नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऐसा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे फोरम्स है जो लोन नहीं देते अगर वो कंपनी ईएसजी कंप्लायंट नहीं होता है तो। इट इज लाइक दिस कि आप प्रोएक्टिवली स्टैंड ले रहे हो कि अगर आप ईएसजी पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर विद दिस? तो इसी के लिए उन्होंने लास्ट पॉइंट दिया है
कि आपको ये पर्टिकुलर चीज लेके चलना है कि आप प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो टू द आउटसाइड एंटिटीज कि जो फॉलो नहीं कर रहे हम उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, हम उनको अपने साथ नहीं लेके चलेंगे। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर विद द फर्स्ट प्रिंसिपल? ठीक है, इनका रिपोर्टिंग जस्ट एक बार ग्लांस कर लेते हैं। वेदर एंटिटीज पॉलिसी कवर द प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ईआर, ये वाला पार्ट आ गया आप लोगों का। यस। हैव द पॉलिसी बीन अप्रूव्ड, वेब लिंक्स दिया है पॉलिसी का सारा, आपको जाके देखना है, आप लोग जाके देख सकते हो किसी को भी। वेदर एंटिटी हैज ट्रांसलेटेड द पॉलिसीज इनटू प्रोसीजर, पॉलिसी दिया हुआ है लेकिन उसको फॉलो करने के लिए क्या लगेगा? प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर्स बनाए क्या? तो यस। वैल्यू चेन पार्टनर्स है कि नहीं है, नेशनल कोड सर्टिफिकेशंस वो लोगों के है कि नहीं, आईएसओ के सर्टिफिकेशन होते हैं ना अपने, आईएसओ 1000 ये वाले बराबर है कि नहीं है, तो ये सारे सर्टिफिकेट, कितने सर्टिफिकेट्स इनके पास है वो सब लिस्टिंग उन लोगों ने देके रखा है। तो हर एक प्रिंसिपल के सामने उन लोगों ने देके रखा है। स्पेसिफिक कमिटमेंट्स एंड गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ द एंटिटीज, ये सारे उन लोगों ने इस तरह से बना के रखे हैं, दिख रहा है सारा। तो हर एक प्रिंसिपल को लेके P1 P2 P3 P4 P5 के लिए जो है वो उन लोगों ने इस तरह से बाइफिकेशन करके दिखा दिया। समझा? और इसका मॉडल ना आपको लास्ट में दिखेगा, इधर है वो चीज का जो इन लोगों ने फॉलो किया ना, वो ये पैटर्न कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो कंपनी के गोल्स है ना, जो उन लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं, वो क्वेश्चंस लिखे हैं कि नहीं लिखे, और फिर वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उधर उन लोगों ने यस यस नो नो या टिक जो भी है आप लोग दे दो। समझ में आया? तो ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है? यस यस नो नो लोगों ने लिखा है ना वैसा, तो उसी तरह से उन लोगों ने वो फॉर्मेट दिया। अलाइनमेंट ऑफ BRSR प्रिंसिपल विद SDG, सोशल डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। क्लियर है? तो इस तरह से उन्होंने ये रिपोर्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें कंपनी को मेंटेन करके चलना है, इस पे रिपोर्ट करना है कि हमने ये तीनों चीजों पे, ये तीनों फ्रंट्स पे किस तरह से हमारे कंपनी के अंदर काम किया। क्लियर है? नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकंड, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आजकल ये तो क्वेश्चन मार्क ही हो गया है, हर एक गुड्स में एडल्ट्रेटेड आप लोग को मिल रहा है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वारंटी देके रखा है लेकिन फिर सर्विस नहीं मिलता है। दैट इज अगेन कंज्यूमर्स को आप लोगों ने प्रॉपरली टारगेट नहीं किया। कंज्यूमर पोर्टल में कितने कंप्लेंट्स फाइल होते हैं। अभी अमूल का चल रहा है पैकेज्ड दही वाला, जहाँ पे वो उसका उसका थोड़ा सा इशू अभी मार्केट में चल रहा है। पनीर का तो बहुत टाइम से चल ही रहा है, टेस्टिंग वेस्टिंग करके चल रहा है एंड ऑल, वो सब चीजें चलती है। करेक्ट है कि नहीं है? तो दिस इज लाइक कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हो, पहला चीज जो बोल के आप बेच रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। जो सर्विसेज आप देने का बोल रहे हो वो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करना चाहिए। जो अगर फूड के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो फूड क्वालिटी जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट है? पतंजलि प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों को पता ही है। करेक्ट है? बट देर आर पीपल दे आर स्टिल यूजिंग इट, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करे, बट देर आर पीपल हु आर यूजिंग इट। अब वो जगह पे उसमें क्या हार्मफुल केमिकल्स है, क्या चीजें है, सिर्फ पतंजलि नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। देर आर व्हाट वी से कि वेल वेल रिसर्च वेल वर्स्ड ब्रांड्स जो बोलने के टाइम पे कुछ अलग बोल रहे हैं और हो कुछ और रहा है। एंड इंडियन एडवर्टीजमेंट इज वेरी मच फूलिंग एडवर्टीजमेंट है। लोग दिखाते बहुत कुछ और है और होता बहुत कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल किसान जाम बराबर है, आप उसमें क्या देखते हो कि फ्रूट्स, एक्चुअल फ्रूट्स दे लोग दे यूज, कभी वो पैकेज देखो, परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। क्या यूज करते हैं वो लोग? स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर, फ्रेग्रेंसेस जो भी रहता है वो यूज करते हैं, विच विल गिव यू दैट पर्टिकुलर टेस्ट और दैट पर्टिकुलर व्हाट वी से कि वो वाला आप लोगों को मिलता है। तो हमको लगता है कि हम फ्रेश खा रहे हैं, हम बहुत न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस व्हेन यू सी द प्रोडक्ट का पैकेजिंग। समझ में आया? तो वो सारे फ्रंट्स पे ये पर्टिकुलर सेकंड प्रिंसिपल बात कर रहा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट जस्ट द फूड इंडस्ट्री वाला पार्ट बट बाकी भी इंडस्ट्री वाला। अभी जैसे ईवीज का है जो ब्लास्ट हो रही है या वो सब चीजें, वो भी है ना कि यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज जो बोलो या वो सब चीजें होनी चाहिए। दे शुड बी गिवन दैट काइंड ऑफ सर्विसेज जहाँ पे रिक्वायर्ड है। समझा? सो क्या दिया है कोर एलिमेंट्स इसके अंदर? क्या है? whether product is designed by the entity, production methods and technologies has to be same so as to minimize the resources uses to make it sustainable। तो जितना सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना सकते हो उतना बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे आजकल अभी प्रोडक्ट के पैकेजिंग वगैरह वो प्लास्टिक से हटके पेपर पैकेजिंग में आ रहा है, दैट इज टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। करेक्ट है कि नहीं है? तो कि भाई हम लोग जो है वो सस्टेनेबल एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो सब चीजें चेंज कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट्स में ऐसे मटेरियल्स को यूज करो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। करेक्ट है? तो दैट विल बी अ फ्रंट कि भाई हम लोगों ने इस साल इतना प्लास्टिक बचाया, व्हाई? बिकॉज वी शिफ्टेड फ्रॉम प्लास्टिक पैकेजिंग टू पेपर पैकेजिंग।
या सस्टेनेबल पैकेजिंग। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रिंसिपल ना, जो आप लोग फॉलो करके चल रहे हो। सेकंड, एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एडुकेट एंड मेक द मार्केट अवेयर ऑफ द कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट्स अबाउट देयर राइट्स, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया डू नॉट नो अबाउट देयर राइट्स, कि हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसे कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम होता है, नेशनल लेवल होता है, व्हाट इज स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है, जैसे फोरम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जाके अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे बट हाउ मेनी पीपल नो एंड हाउ मेनी पीपल टेक द स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट? वेरी लेस। करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सब चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएटेड होना चाहिए। Entities should may take the measures to reduce the over exploitation of natural resources by consuming sustainability and encouraging method for reduce, reuse, recycle, 3 Rs। बराबर है कि नहीं है? तो वो चीज पे अपने को काम करना है। अगर आपका प्रोडक्ट, अभी बहुत सारा होता है ना कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग सस्टेनेबल है बट लोगों को पता नहीं है कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। बराबर है कि नहीं है? तो वो सबके एग्जांपल्स भी आप उसी के अंदर देके रखो कि भाई आप इस तरह ये प्रोडक्ट को इस तरह से यूज कर सकते हो, दिस इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, या आप इसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको इस तरह से आप लोग आउटकम निकाल सकते हो एंड ऑल। समझ में आया? क्लियर विद दिस पार्ट, सेकंड वाला प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, एम्प्लॉइज का वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, ऑल। हम हमारा दुखड़ा क्या ही बताए मैडम, सब चीजें ली हुई है, मेंटल वेलबींग से लेके फिजिकल वेलबींग से लेके सब। करेक्ट है ना? चलो, क्या क्या तुम्हारे प्रिंसिपल्स में तुमको देना चाहिए? फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ने कौन सा प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए वो हम लोग अभी देख। समझ में आया? चलो, सो नेक्स्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज फार एज एम्प्लॉइज आर कंसर्न, मतलब सारे एक्ट्स को फॉलो करना है। ग्रेजुटी, बोनस, मिनिमम वेजेस, करेक्ट है कि नहीं है? फैक्ट्रीज एम्प्लॉय, फैक्ट्रीज जो भी वर्कर्स वाला पार्ट रहता है वो, अपने केस में आईसीआई के वो सारे मिनिमम से तो ऊपर ही है अभी सारे। वो लोग मिनिमम ही इतना रखते हैं कि वो एक्चुअली मिनिमम है। वर्किंग आवर्स का जो है बेसिकली वो है आपका जो वीकली वर्किंग आवर्स का जो शेड्यूल होता है या जो आईसीआई ने दिया हुआ है उतना नहीं होता है, आपको भी पता है। करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सब चीजों के लिए होता है। बहुत सारी जगह पे प्रिंसिपल मतलब हैरेस इन टर्म्स ऑफ नॉट दैट हैरेसमेंट बट मतलब ऐसा है कि ज्यादा काम करवाना या वो सब चीजें होता है, तो वो पार्ट पे आता है। Then entities are restricted to respect entities are required to respect the dignity of the employee as a human being and should not restrict their freedom of association। एक दूसरे से बात करना नहीं है एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यूनियन बनाना इज देयर अथॉरिटी, देयर राइट। तुम लोग भी अपना आर्टिकल्स यूनियन बना सकते हो ऑफिस के अंदर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, एंड अदर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ देयर राइट्स एंड रिड्रेसल ऑफ द इश्यूज। इसी के लिए फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन में रजिस्टर होते थे। करेक्ट है? बिकॉज उनका कलेक्टिव वॉइस रहता है तो सुनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उनका वो राइट है, आप उसको वो छीन नहीं सकते। समझ में आया? नेक्स्ट, एंटिटी शुड प्रिवेंट ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड मतलब क्या? बॉन्ड बनाते ना, 3 साल 5 साल रेस्ट्रिक्शन। समझ में आया? एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ इनवॉलेंटरी लेबर जो अलाउड नहीं। करेक्ट है कि नहीं है? द एंटिटीज ऑफ द सिस्टम विच इन वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। समझ में आया? हमारा वर्क कहीं और है, लाइफ कहीं और है, बैलेंस तो है ही। करेक्ट है? चलो, एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंपेंसेशन। करेक्ट है, ये टाइमली होना चाहिए, प्रॉपरली मिलना चाहिए। देर आर आर्टिकल्स है जिनका पेमेंट्स वेमेंट्स नहीं आता है, प्रिंसिपल्स को कंप्लेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे देर आर आर्टिकल्स हु कंप्लेंट टू आईसीएआई कि हमारा प्रिंसिपल पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा है। केसेस होते हैं बहुत सारे। समझ में आया? तो तुम्हारा प्रिंसिपल देव मानुस नहीं है लेकिन मानुस है। अंडरस्टूड? एटलीस्ट वो आपको मतलब बेसिक चीजें आप लोग को मतलब ये फैसिलिटीज है जो मिल रही है। The payment of wages has to be as per the living wages. They can take care of the basic needs and provide economic security to the employees। मतलब wages in simple इसका बोलो तो wages should commensurate with the work। जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से wages होना चाहिए कि उनका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है। ऑब्वियसली नॉट लग्जरी वाला एंड ऑल बट एटलीस्ट एक बेसिक लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन करके चल सके। ठीक है? Entities should have responsible to create a workplace and work environment that is safe। ऑब्वियसली करेक्ट है कि नहीं है? हाइजीनिक, बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए, पानी का अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटीज होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? गर्ल्स का वॉशरूम अलग, बॉयज का वॉशरूम अलग, जनरली ये सब बेसिक फैसिलिटीज होती है जो देना चाहिए। कंफर्टेबल फॉर द पीपल टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। समझ में आया? चेयर्स जो भी होंगे वो सब चीजें होनी चाहिए, डेस्क होना चाहिए प्रॉपरली, ऐसा खड़े खड़े काम करो 8 घंटा ऐसा नहीं होना चाहिए।
करेक्ट है, वो सब चीजें नहीं चलेगा। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस एंड ऑल। करेक्ट है। करियर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जहाँ पे होना चाहिए। ट्रेनिंग्स ऑफ द वर्कफोर्स इज अनदर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटिटीज एम्प्लॉइंग देम। तो अलग अलग जगह पे आपको ट्रेनिंग्स, फैसिलिटीज, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ये सब चीजें बताना चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ वर्क प्लेस विच इज फ्री ऑफ हरासमेंट, ऑब्वियसली पॉश पॉलिसीज एंड ऑल आर ऑल्सो इन द पिक्चर, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर मेंस ऑल्सो। करेक्ट है कि नहीं? तो ये सारे, हाँ होता है। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग होता है, बट होता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर वुमेन्स हरासमेंट पॉलिसी, पॉश पॉलिसी का अलग होता है जनरली 90% ऑफ द कंपनीज के अंदर। और अगर आप मेल का देखोगे तो वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग होता है, बट देयर इज अ पॉलिसी। ठीक है। एंड वायलेंस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटिटी। समझ में आया? वर्क वर्क प्लेस व्हाट वी से एथिक्स के हिसाब से चीजें आप लोगों को मेंटेन करके चलनी है। स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज केटरिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर सारे लोग आ गए, कस्टमर्स, सप्लायर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट्स। करेक्ट है कि नहीं है? कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, जो पैसा दे रहे हैं वो भी सब आ गए, सारे लोग आ गए। इनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड डिसीजंस। करेक्ट है कि नहीं? इनके सबके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, किस तरह से जा रहे हैं, कंपनी का क्या हाल चल रहा है। तो ये सब एनुअल रिपोर्ट में हम डेटा देते हैं, उसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंट है ऐसा हम बोलते हैं, बिकॉज इतना सारा डेटा होता है ना एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो ये सब जब हम लोग डेटा देते हैं तो वी से दैट वी आर ट्रांसपेरेंट बिकॉज वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ डेटा विच इज यूजफुल फॉर देम टू मेक देयर डिसीजंस। Clear with this? Next, entities have to systematically determine the context of their operations and identify their interested parties. देखो, कंपनी के साथ बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं, बट एक्चुअली कितने लोगों के अपने इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर आते हैं वो अपने को पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली। डिफाइन योर स्टेक होल्डर्स एंड देन व्हाट वी से कि गो फॉरवर्ड विद योर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। Entities should be fairly sharing the benefits to all the stakeholders or give opportunity to them to benefit from the operations in the equitable manner. Example, अगर कंपनीज, अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम कर रहा है तो दैट बेनिफिट शुड बी फॉलोड ऑन टू द कस्टमर, पास्ड ऑन टू द कस्टमर। करेक्ट है? अब वो स्टेक होल्डर्स है, तो इन दैट केस देखो यहाँ पे दो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कंज्यूमर्स इन्वॉल्व। करेक्ट है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगर अपना पार्ट कम कर लिया है, वो बोल रहे हैं कि अरे हम जीएसटी जो है वो कम कर देंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो आगे वाले कस्टमर्स को पास ऑन होना चाहिए। बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे नहीं होता है, क्योंकि अभी हम तो जनरल पब्लिक इज नॉट गोइंग टू गो एंड स्टडी द लिस्ट ना, किधर किधर क्या क्या चेंजेस हुआ। वो तो हमको जितना दिख जाता है या हम लोग न्यूज़पेपर में हम पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो अपने को पता चलता है। अदरवाइज अदर देन दैट हम तो जाके निटिग्रिटीज में एक एक एचएनआई कोड देखते नहीं है। बराबर है कि नहीं है? अपना जो भी वो सारा पूरा कोड वाइज पूरा रेट्स होता है वो तो हम जाके चेक करते नहीं है। जब नया नया जीएसटी आया था तब तो कितना फ्रॉड चल रहा था, जिसपे जीएसटी है भी नहीं उस पे लगा रहे थे। हाँ, करेक्ट है कि नहीं है? तो दिस इज पब्लिक अवेयरनेस वाला पार्ट। कंपोजिशन स्कीम है तो वो हमसे नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? तो ये सारा वी नो बिकॉज वी हैव स्टडीड जीएसटी, या हमने देखा है, हमने पढ़ा है तो हमको पता है। बट जनरल पब्लिक के बारे में सोचो, प्रॉब्लम वहां पे आती है। नेक्स्ट, चार प्रिंसिपल समझ में आया सबको? कमिंग टू द फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू बीइंग हर्ड, ये सब चीजें बराबर है कि नहीं है? सो यहाँ पे human rights and various ways in which the human rights can be violated, entities should have a clear understanding of the perspective of the Constitution of India, national laws and policies, international bills of human rights। समझ में आया? तो कहीं पे भी अगर वो लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको ह्यूमन राइट्स को पिक्चर लेके चलना है। आपको अगर कहीं पे पार्टिसिपेट करने का व्हाट इज की स्टैंड मिलता है तो आप वहां पे पार्टिसिपेट करो, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलो। समझ में आया? वो बात अलग है, इंडिया में गवर्नमेंट ही आजकल अपने राइट्स को वायलेट कर रहा है तो थोड़ा बात अलग आता है। समझ में आया? फ्री प्रेस इज ऑल्सो राइट, पता है ना? बट आए दिन प्रेस रिपोर्टर्स का अपने को पता है कि क्या हाल हो रहा है मार्केट के अंदर। करेक्ट है कि नहीं? नेक्स्ट, entities when developing their management system should integrate the human rights elements into their policies, procedures and practices। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक में अगर हम फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज you belong to a particular caste, creed or a section, you should not be divided from opening a bank account. This is a basic human right। मतलब मैं बोलूँ कि ये सारे कब होंगे? जब आपके बैंक की पॉलिसी के अंदर वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे बहुत सारा बीच बीच में आ रहा था ना कि रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस, ये सब चीजें होती है। दैट इज बेसिक। अभी ये चीज क्या होगा इसके सामने? ऑब्वियस है कि क्या होगा? देयर विल बी रिटेलिएशन। दे आर डिवाइडिंग पीपल ऑफ बेसिक फैसिलिटीज कि आप लोग उनको नहीं दे रहे हो। करेक्ट है कि नहीं है? तो वो जगह पे कितने दिन मार्केट में वो टिकेगा? नेगेटिव पब्लिसिटी तो होगा ना। प्लस आजकल के सोशल मीडिया के इसमें वायरल होना कोई बड़ा मतलब बड़ा बात नहीं है। समझ में आया? तो वो चीज तो हो ही रहा है। सो यहाँ पे businesses should recognize and respect the human rights of all the relevant stakeholders
beyond the within and beyond the workspace that includes communities, consumers, vulnerable and marginalized groups. समझ में आया? तो every set of people company should take care of जो भी उनके stakeholders के bandwidth में आता है. Clear with this? ठीक है. Next, protecting and restoration of environment talks about our sixth principle. Correct है? या सॉरी, यहाँ पे अपने को क्या देखना है? सबसे पहला चीज पूरा impact of our product on the environment, not just at the startup but in the entire life cycle. प्रोडक्ट बनना शुरू होने से लेके जब वो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में वापस मिलेगा तब तक का पूरा लाइफ साइकिल में वो एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करेगा. समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल, आज जब एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेक्सटाइल. ठीक है, कपड़े बना रहा है. ठीक है, शर्ट्स बना रहा है. अब वो जब शर्ट्स बना रहा है ना तो बोलता है कि नहीं, मैं पूरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली देखता हूँ, मैं सब बराबर करता हूँ, मेरा जो भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो भी होता है हम उसकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, हम रिन्यूएबल सोर्सेज जितना भी हो सके हम यूज करते हैं, मतलब हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सोलर पैनल्स हमने फैक्ट्रीज के अंदर लगा के रखा है, ये सब 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 वो बताया. करेक्ट है कि नहीं है? तो ये हम लोग लेके चलते हैं. हमारे पास जितने भी मॉल, हम लोग जितने भी हमारे स्टोर्स है, सब जगह पे हमारे पास 5 स्टार और एसीज एंड ऑल है. 5 स्टार हम लोग एलईडी लाइट्स वगैरह यूज करते हैं जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम होता है. ये सब वो बोलते हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब आपका प्रोडक्ट जैसे कि खराब, मतलब लोग यूज करना छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो शर्ट खराब हो गया, हमने फेंक दिया, वो शर्ट को वापस सॉइल के साथ मिक्सचर होने के लिए कितना टाइम? हम उसके बारे में सोचते हैं? नहीं. इट विल बी फॉर years and years sitting in that soil, but it will not get mixed with the soil. मतलब वो कचरा है ना. the end of the day हम आज एक शर्ट फेंकते, एक ड्रेस आप लोग निकालते हो, फॉर दैट टू बी जलाओगे एयर पोल्यूशन होगा, पानी में डालोगे वाटर पोल्यूशन होगा, ऐसे ही फेंक दोगे सॉइल पोल्यूशन होगा. और उस चीज को मिट्टी में मिलने के लिए कितने साल लगेंगे? 10 years, 15 years, 20 years, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्लोथ. वहां पे अगर सस्टेनेबल, जैसे आजकल बहुत सारा हो रहा है, शर्ट्स मेड फ्रॉम बाम्बू फाइबर, ये लेदर प्रोडक्ट्स की जगह पे दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करना फॉर मेकिंग प्लांट बेस्ड लेदर्स, which will be what is mixed with the soil in a lesser span of time. So this is looking after your product, not with the perspective of sustainability, not just at the start, but up till the end of your product. समझ में आया क्या? हम लोग एक आज केचप का बॉटल लेते हैं, कांच का बॉटल है, अगर उसको फेंक देते हैं, वही जगह पे अगर वो व्हाट इज की कार्टन आएगा जो व्हाट इज की सस्टेनेबल पैकेजिंग में आएगा, जहाँ पे वो इस तरह से है कि आप उसको वापस से मिक्सचर हो जाए, वो व्हाट इज उसको डिग्रेडेबल बोलते हैं हम लोग, डिग्रेडेबल मटेरियल का रहेगा. तो इन दैट केस इट विल हेल्प द एनवायरनमेंट. प्लास्टिक रिसाइकलिंग ये सब चीजें कितनी चल रही है, समझ में आया? तो वी शुड व्हाट इज की ये सब चीजों पे भी कंपनी से ध्यान देना चाहिए. उनका जो प्रोडक्ट बनाने का वो पार्ट, not just to look on the product making वाला part, but also how the product will again mix back with the environment, with the soil. ये चीज पे भी अपने को ध्यान देके चलना है. इसके लिए उन्होंने बोला कि each and every stage of the product जो अपने लाइफ साइकिल में अपने को बताया ना, इनिशिएशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर अपने को वो डिक्लाइन तक पूरा देखना है कि वो प्रोडक्ट वापस से रोल बैक कैसे करे. समझ में आया? Clear है? Next अपना आता है entities have to contribute towards climate change, resilience, commitment to various international mechanisms, Paris Agreement with action plans for climate change. Basically भाई कि हमारा कंपनी या हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, कितने ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, कार्बन एमिशंस कितना है, वो सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. समझ में आया? entities have to contribute towards climate change, हम लोगों ने देखा. देन अच्छा ये बीच का रह गया, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट जनरेशन, एनर्जी यूज, लैंड यूज, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपनीज है, एक छोटा सा इनिशिएटिव है लेकिन फिर भी हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, कैफेटेरिया में जब आप खाना फेंकते हो तो वो दिखाते हैं कि आज अगर आपने जो खाना फेंका ना, जैसे आज आप खाना फेंक रहे हो तो वो दिखाते कि कल जितना खाना फेंका गया उससे कितने लोगों का खाना हो सकता है. हाउ मेनी पीपल यू वुड हैव फेड बाय द वेस्टेज यू क्रिएटेड बाय थ्रोइंग द फूड. तो आज तुम जब खाना फेंकने जा रहे हो तो तब तुम देख रहे हो, कल देख रहे हो, एक हफ्ते में कुछ तो बुरा लगेगा, एक दिन आएगा जब आप शायद झूठा नहीं छोड़ोगे, या मतलब पूरा खाना खा जाओगे, या जितना चाहिए उतना ही लोगे. दैट विल क्रिएट अ चेंज. दैट चेंज विल बी स्लो, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट दैट विल सबकॉन्शियसली अफेक्ट योर माइंड. सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ चेंज, नॉट जस्ट कि कंपल्शन डालो, बट इट इज लाइक इन अ सेल्फ रियलाइज्ड वे आल्सो यू विल कम टू नो कि ये चीज हो सकती. समझ में आया? नेक्स्ट
Entity should explore the comparison of its activities with the industry best practices to reduce, reuse and recycle, recover materials and resources. तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो इंडस्ट्री से गाइडेंस लो, आपके इंडस्ट्री में जो और लोग हैं जो ये पर्टिकुलर चीज में काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लो कि वो लोग किस तरह से सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, हाउ दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ दे आर व्हाट वी से कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट. तो आप भी वो पर्टिकुलर चीज को लेके आगे बढ़ सकते हो. क्लियर विद दिस पार्ट. Coming to the seventh वाला principle, that is public and regulatory policy. Nothing but public nuisance, वो सब चीजें नहीं करना, public law and order को maintain करके चलना. Correct है. So the core BRSR of the BRSR has to be met holistically. We should go ahead with the contribution to the policy formulation and policy advocacy. Collective associations such as trade groups, industry chambers have to be utilized when moving ahead with the policy and advocacy formulations. बहुत बार होता है ना ऐसे chambers होते हैं. अभी जैसे होता है ना कि associations होते हैं, textile association, ज्वेलर्स एसोसिएशन. ये लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पूरे मार्केट में जितने भी ज्वेलर्स लोग हैं वो लोग मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं. फिर उनके हिसाब से प्राइस रेगुलेशन होता है, मार्केट रेगुलेशन होता है, वो सब डिसीजंस वहां से होता है. कौन से दिन पे दुकान बंद रखने का है तो सब लोग बंद रखेंगे. क्यों नहीं, तो एक दिन अगर एक जन बाद दुकान खुला रखेगा तो उस दिन सारे कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे. एक बार उसके पास चले गए और कुछ अच्छा पसंद आ गया तो शायद उसके बाद से, देखो जब फ्री मार्केट है तो बंदा किधर भी घूम सकता है, तब वो अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि तुमने मेरा कस्टमर छीन. लेकिन जिस दिन मार्केट बंद है और कोई ऑप्शन नहीं और अगर तुम अकेले दुकान ओपन करके रखे हो तो ऑब्वियस है कि वो वहां पे आएगा. और फिर अगर आपने वहां से वो बंदा वहां पे टर्न आउट हो जाता है तो देन दिस विल बी व्हाट कि आपने मेरा कस्टमर छीन. तो दिस इज बेसिकली ये वाले पार्ट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि कलेक्टिव एसोसिएशन है, ग्रुप्स है, ये लेवल पे आप लोग डिसीजंस लो विच विल हेल्प द ओवरऑल पब्लिक पॉलिसीज. समझ में आया. The role in the policy advocacy by the organization should be in such a way that it encourages fair competition and prevents human right abuse. समझ में आया. तो फेयर कंपटीशन का राइट देना चाहिए. यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि होर्डिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बिकने के लिए हम लोग कमीशन दे रहे हैं ज्यादा कि हम मेरे ही प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, दूसरे का प्रोडक्ट रखो ही मत. तो कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा. वी हैव अ राइट टू ऑप्शन एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए टू चूज फ्रॉम. करेक्ट है कि नहीं है. बट वही जगह पे अगर हमने मोनोपोली क्रिएट करने के लिए मार्केट में बोल के रखा है या वो रिटेलर को बोल के रखा है कि मेरे ही प्रोडक्ट्स तुम्हारे विंडो में दिखेंगे या डिस्प्ले में दिखेंगे, तो इन दैट केस दैट विल बी मिसयूज ऑफ कंपटीशन राइट्स. बराबर है कि नहीं है. तो वो जगह पे ये सारा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. इसके लिए ये व्हाट इज कि ट्रेड एसोसिएशन लेवल्स पे या कमिटी लेवल्स पे ये सब डिसीजंस होने चाहिए. क्लियर विद दिस. जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंस्टीट्यूट का भी जो विकासा कमेटी है तो वो किसके लिए काम करता है, वो स्टूडेंट्स के लिए काम करता है. तो अगर आपका कुछ रहेगा तो अगर आप उनको बताओगे तो वो आपकी क्वेरीज को आगे लेके जाएंगे. समझ में आया. क्लियर है. तो वो सारे चीजों पे ये फ्रंट्स आते हैं कि हर एक जगह पे फोरम्स होते हैं, काउंसिल्स होते हैं, बीट बीन बिजनेस, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज का अपना अलग होता है, व्हाट इज वर्कर्स का अलग होता है, स्टेक होल्डर्स का अलग से हो सकता है. व्हाट इज डिबेंचर होल्डर्स को कुछ इशू रहेगा तो वो लोग डिबेंचर ट्रस्टी के पास जाएंगे, वो उनका एसोसिएशन है. और वो लोग किसको फिर कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनीज को कंप्लेन कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंप्लेन कर सकते हैं इफ दे आर हैविंग एनी इश्यूज विद दिस. तो ये सारे चीजों को प्रमोट करना चाहिए. क्लियर विद दिस. ठीक है. कमिंग टू द 8th पार्ट, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. इसके अंदर क्या आ जाता है आप लोगों का, देयर शुड बी सिस्टम्स इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज. हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सोशल लेवल पे कैसे आएगा, कल्चरल लेवल पे कैसे आएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में लोगों के ऊपर कैसे आएगा. फॉर एग्जाम्पल when Jio started free वाला पार्ट, तो ये सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा. सोसाइटी को आज वो फ्री करके दे रहा है, इकोनॉमिक वे में वो लोग डाउनफॉल लेके जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट किया सोसाइटी को, प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में नहीं. बट यहाँ पे अपने पास प्लेयर्स नहीं है मार्केट में आज. वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर काइंड ऑफ सर्विसेज. आपको भी पता है कि नेटवर्क के इश्यूज वगैरह होते हैं कितने. इतने सालों के बाद में भी जब मुमरा के इधर गाड़ी चलती है तब वो टाइम पे नेटवर्क नहीं होता. मुमरा कलवा के बीच में बहुत बार देखो आप लोग नेटवर्क नहीं होता है. उसके बाद वापस से होता है आगे मुलुंड से थाने के बीच में, उधर के उधर वापस से उधर आपको दिखेगा नेटवर्क नहीं होगा. हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ. प्लस पब्लिक वाईफाई आजकल के डेट में कोई यूज करेगा क्या, मुझे बताओ. डेटा डेटा ब्रीच कितना बड़ा इशू है. करेक्ट है. तो ये सारा चीजें, तो ये जगह पे आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपके जो एक्टिविटीज है वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री, दे हैव टू सी कि वो जो फिल्म्स क्रिएट कर रहे हैं वो सोशल लेवल पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, कल्चरल लेवल पे व्हाट वी सी किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक लेवल पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा. आपको पता है उसके ऊपर मैंने वो एग्जांपल क्यों लिया, बिकॉज सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट वहां पे अपने को फटाक से दिख जाता है. जहाँ पे कुछ उल्टा जाता है तो लोग रास्ते पे आ जाते हैं.
करेक्ट है कि नहीं है? तो फिल्म मेकर्स विल हैव टू सी, अब वो जगह पे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फिल्म मेकर्स आर आल्सो राइट कि वो लोगों ने प्रॉपर्ली पोर्ट्रे किया, बट ऑब्वियसली पीपल सेंटिमेंट्स, एक पर्टिकुलर सेक्टर को आपने सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया तो वो चीज बाहर आ जाती है। समझ में? तो दैट विल क्रिएट अनरेस्ट इन द मार्केट, दैट कैन लीड टू व्हाट वी से कि मेनी ऑफ द इश्यूज एंड ऑल, तो वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। एंटिटी शुड रिव्यू, measure, track the adverse impact of their activities on the society and the environment and make action plans to mitigate them. तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे एक्टिविटीज अच्छे ही होंगे, obviously your activities will lead to some or the other kind of social disturbance or anything. Impact आज दिख रहा है, कल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, that is a altogether a different matter, but it is our responsibility कि हमारी वजह से हो रहा है तो हम उसका ट्रैक रखें, और दूसरा उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करें। क्लियर विद दिस? ठीक है। नेक्स्ट, एंटिटी शुड मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग अप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली इनोवेशन तो होना ही चाहिए। करेक्ट है। टेक्नोलॉजीज नया लेके आओ, बिजनेस कंसर्न्स दैट विल हेल्प द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू हैव अ वेल बीइंग एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहां पे हम लोग आज देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे फैसिलिटीज जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो सब्सिडाइज रेट पे आ रहे हैं, विच कैन बी अफोर्डेड बाय द मिडिल क्लास फैमिलीज ऑल्सो। समझ में आया? क्लियर है? फोन्स वगैरह बोलो, ये सब चीजें बोलो, पहले हाई एंड टॉप नॉच, आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स को आप पूछोगे तो वो बोलते होंगे कि पूरी बिल्डिंग में एक ही जन के पास फोन था, सबका फोन उन्हीं के घर पे आता था, फिर वो सबको बुलाते थे। बट नाउ दैट इज इनोवेशन कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि एवरीवन इज हैविंग फोन, एटलीस्ट ये टाउन लेवल तक तो एवरीवन इज हैविंग अ बैंक अकाउंट, बेसिक फैसिलिटीज है उनके पास। समझ में? तो यही अपने को सब जगह तक पहुंचाना है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। समझ में आया? entities while designing the CSR activities should review the local regional development priorities to help marginalized group and communities। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो यू शुड सी टू इट कि आप जो भी सीएसआर एक्टिविटीज करो वो आपके आसपास में करो, जहां पे आपका बिजनेस है उसके आसपास में करो। इससे क्या होता है? वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं आज जाके अगर व्हाट वी से कि दिल्ली में कोई फैक्ट्री ओपन करती हूँ, या व्हाट वी से कि कोई ऐसे गांव एरिया में या ईस्टर्न साइड में कोई फैक्ट्री, ईस्टर्न रीजन में कोई फैक्ट्री ओपन करती हूँ, तो इन दैट केस आई हैव टू सी टू इट कि मैं एम्प्लॉइज यहाँ से नहीं लेके जाऊँ, वहां के लोकल एम्प्लॉइज को मैं रिक्रूटमेंट, वहां के रोड्स को थोड़ा सा डेवलप करूँ, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करूँ। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प मी ऑल्सो, प्लस इट विल हेल्प वहां का कम्युनिटी ऑल्सो। तो दे विल ऑल्सो की सी कि भाई ये कंपनी यहाँ पे आया तो हमारा भी अच्छा हुआ, हमको भी वहां पे हमको शहर नहीं जाना पड़ा रोजगार के लिए, हमको यहीं पे मिल गया, हमको फैसिलिटीज मिलने लगे। एंड entity should take care to ensure that the businesses induced displacement or relocation communities does not happen, and in unavoidable cases they should make sure to have mutually agreed, participative and informed negotiations to provide fair compensation to the affected people। बार बार होता है ना कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह से लोगों को निकाला जाता है, फैक्ट्री बनाने के लिए जगह चाहिए तो लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो यू शुड सी दैट बेसिकली कम्युनिटीज को ना निकाला जाए, पहले तो ये देखो। और अगर आपको ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, वहां पे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस प्रॉपर कंपेंसेशन, प्रॉपर व्हाट वी से कि ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज आपको उनको देना चाहिए। समझ में आया? Lastly, all form of IP rights and traditional knowledge should get deserved respect from the organization to ensure benefits are derived and knowledge are shared equitably। तो आपका आईपी राइट ऑब्वियसली आप रखोगे, बट उसके लिए अगर पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड जैसा वैक्सीन, अगर एक कंपनी लेके चलेगा कि मैं ही उस चीज का पूरा ये देखूंगा, मैं उसको किसी को नहीं दूंगा, तो दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। आपको क्या करना चाहिए? उसको शेयर करना चाहिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी वो चीज पब्लिक नेशन या व्हाट वी से कि सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, नॉट जस्ट विद द प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। क्लियर? एंड लास्टली, कंज्यूमर्स को वैल्यू दो। इंडियन प्रोडक्ट्स में वो चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है। वी डू नॉट रिसीव वैल्यू फॉर मनी, जितना भी पैसा हम देते हैं बट उसका वैल्यू अपने को मिलता है क्या? नहीं। पहला चीज, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम करना चाहिए, अपने को ज्यादा दिखते हैं। करेक्ट है ना? नेक्स्ट, conceptualizing, designing and marketing the product should not in the any manner to prevent freedom of choice and fair competition। मोनोपोली मत क्रिएट करो मार्केट के अंदर, फेयर ऑप्शन दो कंज्यूमर्स को चूज करने के लिए। समझा? नेक्स्ट, should be transparent and accurately disclose all kind of adverse impact of their to the user, to the planet, to the society, on the biodiversity of from their products। समझ में आया? तो अपने प्रोडक्ट के इम्पैक्ट क्या क्या है, कंज्यूमर्स उसको यूज करते हैं तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या क्या है, वो सब चीजें आपने डिस्क्लोजर में देना चाहिए। क्लियर विद दिस? हैंडलिंग द कस्टमर डेटा प्राइवेसी, अभी आजकल उस चीज पे तो बात ही नहीं कर सकते, गूगल बोलो, मेटा बोलो, सब आपका डेटा ले ही रहे। प्राइवेसी हैंडल, ठीक है, अभी क्या है? इन्फॉर्म द कस्टमर्स ऑन द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वेज ऑफ यूजेज, ये तो होना चाहिए ना। कार्ड्स होते हैं ना जनरली अंदर, यूजेज पैरामीटर्स, इस तरह से यूज करना है, ये लेवल पे यूज करना है,
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वगैरह ज्यादा होता है वो सब चीजें. व्हाट वी से रीयूज रिसाइकलिंग डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट्स टू एलिमिनेट ओवर कंजम्पशन. व्हाइल एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. सबसे ज्यादा होता है ये इंडियन एडवर्टीजमेंट्स, सबसे ज्यादा. बराबर है ना. बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड मेक अवेलेबल ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल एंड फीडबैक मैकेनिज्म. टोल फ्री नंबर्स होते हैं जनरली, कितने बार उठाते हैं कितने बार आंसर करते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स. करेक्ट है. entities were in the business of providing essential goods and services, that is utilities, should enable universal access including those whose services have been discontinued for any reason in a non discriminatory and responsible manner. तो यूटिलिटी बेस्ड है, मतलब पब्लिक सर्विसेज जो है वो सबके लिए एक सेम पैरामीटर पे अवेलेबल होनी चाहिए. समझ में आया. दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, और व्हाट इज किसी को भी उस चीज का नेगेटिव नहीं कि भाई तुमको नहीं मिलेगा, वो कास्ट या क्रीड या कम्युनिटी ऐसा करके नहीं होना चाहिए. दे शुड बी यूनिवर्सली गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन. समझ में आए ये 9 प्रिंसिपल्स एवरीवन. ठीक है. तो ये 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर अलॉन्ग विद योर सोशल डेवलपमेंटल गोल्स अपने को रिपोर्ट करना रहेगा अपने 17 गोल्स के हिसाब से. क्लियर विद दिस पार्ट. ठीक है. एक बार जस्ट स्कैन कर लो ये वाला पार्ट. लास्ट पार्ट है अपना चैप्टर का, खत्म करेंगे आज तो हो जाएगा. 2-3 पेजेस ही बाकी है. लास्टली अश्योरेंसेस इन बीआरएसआर अपन कैसे देंगे, विजिट कैसे करेंगे. एसएएस का तो सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है ना, अपना ऑडिटर का रोल समझा. ठीक है. तो एक बार जस्ट स्कैन कर लो, प्रिंसिपल्स देख लो ओवरऑल लेवल पे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द लास्ट पार्ट ऑफ इट. जस्ट एक बार स्क्रॉल. बाप रे, पहली बार ऐसे मुझे लगा कि अरे शायद पढ़ रहे थे. हाँ, हमेशा अच्छा. वो एक डिस्क्लोजर इधर दिया नहीं है शायद मैंने, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस. हम बाहर बैठ के देख रहे हैं. डन. अश्योरेंस इन बीआरएसआर. अभी ये बीआरएसआर में अश्योरेंस, अभी कंपनी बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है. रिपोर्ट ही तो करना है, ख्याली पुलाव ही तो पकाना है. करेक्ट है कि नहीं. तो हम तो बोल देंगे कि हमने ये किया हमने वो किया. करेक्ट है कि नहीं है. अब ये चीज करेक्ट है कि नहीं है, मतलब ये चीज एक्चुअली कंपनी ने किया है कि नहीं किया, इस पे अश्योरेंस कौन देगा, इस पे कंफर्मेशन कौन देगा. तो यहाँ पे आता है वो रोल प्ले करने. समझ में आया कि ये जो बीआरएस का डिस्क्लोजर्स कंपनी ने दिया है, इसके अंदर जो जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअली वो कंपनीज ने किया है कि नहीं. क्लियर विद दिस. ठीक है. So, SEBI has currently started that with the top 1000 listed entities, but very soon remaining listed entities would also need to comply with the provision of BRSR. वो तो है ही है. अभी 1000 entities को है, बाकी लोग जो voluntarily follow करे वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करे उनको भी धीरे धीरे वो लोग phased manner के अंदर तो लेके आ ही जाएंगे. करेक्ट है. Further in BRSR it is expected to be used as a single means for disclosing sustainability. तो वो बोल रहे कि हमको multiple reporting नहीं चाहिए, तो इसी के लिए हमने ये सब क्लब करके एक ही दिया हुआ है. एनुअल रिपोर्ट के अंदर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये एक ही पार्ट है. एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक ये एक ही पार्ट है जहां पे आप लोग एक साथ पूरा डिस्क्लोजर दे दो, तो फिर आप लोगों को वापस से अलग अलग जगह पे डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह पे कंबाइंड होके एक ही बार. ठीक है. नाउ हेंस द एश्योरेंस इन दिस रिपोर्टिंग बिकम्स मोर क्रिटिकल, क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह पे है. ठीक है. ESG ऑडिट वुड बी अ प्रोसेस दैट वुड हेल्प द कंपनीज टू इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल सोशल रिस्क फॉर द कंपनीज सर्विसेज एंड ऑपरेशंस. समझ में आया. तो यहाँ पे कौन सा ऑडिट करवाना पड़ेगा, फिर ESG का ऑडिट करवाना पड़ेगा. जनरली कंपनी सेक्रेटरीज ही ऑडिट करते हैं, इंस्टीट्यूट अपना वाले लोग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है ये मतलब कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, अपने पास नॉलेज है, अपने पास वो प्रिंसिपल्स वगैरह का डिटेल्स पूरा अवेलेबल है, तो हम लोग भी वो पर्टिकुलर ऑडिट कर सकते हैं. समझ में आया. CS मैंने क्यों बोला, बिकॉज ESG स्पेसिफिकली दे हैव अ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑन दैट. 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है उनको प्रोफेशनल में, ओनली ऑन एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस. तो द लेवल ऑफ नॉलेज दे हैव इन दिस डोमेन इज वेरी हाई कंपेयर टू अस. ऐसा समझ में आया. तो इसके लिए वो डोमेन जनरली उनके पास जाता है. कंप्लायंस है ना बेसिकली. समझ में आया. Conducting an ESG audit also helps the businesses to look at the supply chain risk management capabilities and transparencies with the shareholders. Because जितना सारा डेटा आप लोग जो दे रहे हो, एक्चुअली वो डेटा प्रॉपर है कि नहीं है, आपने वो एक्चुअली किया है कि नहीं किया है, वॉट एवर यू आर
what you say stating in your report actually you have provided that kind of benefit to the stakeholders or not, ये चीज पे भी एक confirmation होना जरूरी है, because there are companies who will for the sake of disclosure they will give anything, सिर्फ बताने के लिए। अपने पास इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन एक्चुअल आउटपुट देखोगे तो वो नहीं दिखता है। क्लियर विद दिस? ठीक है। ICA has recently issued the standards on sustainable assurance engagement SSAE 3000 assurance engagement on sustainability information। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने को अपॉइंट किया फॉर डूइंग द ESG ऑडिट तो अपने को ये अश्योरेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्ट देना पड़ेगा। समझ में आया? इस तरह से ये स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं ना, वी हैव डन आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, तो वहां पे देना पड़ेगा वी हैव इशूड अवर रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SSAE। समझ में आया? इस तरह से अपने को वो रिपोर्टिंग करना। क्लियर विद दिस? क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिटेल्स विद रिलेट्स विद द डिस्क्लोजर्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू standards applicable to all the assurance engagements on sustainability। पहला, intended users of this standard should include assurance providers providing the services, हम लोग जो assurance provide करेंगे, entities seeking to engage the professional auditors, वो लोग ये ऐसे को यूज कर सकते हैं, SSAE को यूज कर सकते हैं, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डेटा वाले लोग ये चीजों को यूज कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं फॉर सेटिंग आउट अ बेंचमार्क। समझ में आया? This standard applies for the assurance engagement which pertains to providing reasonable or limited or sustainability information assurance. This effective date of implication will be 31st March 2023 on voluntary basis and mandatory basis के लिए 31st March 2024 से। ICA has also released SAE 3410 assurance engagement on greenhouse gases statement to deal with the assurance engagement on entity sustainability for BRSR reporting। समझ में आया? तो ICA क्या कर रहा है? ICA पहले स्टैंडर्ड सिर्फ अपने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पे रिलीज करता था, ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव पे रिलीज करता था। अभी आजकल वो लोग ये सस्टेनेबिलिटी पे भी स्टैंडर्ड्स इशू करना चालू कर रहे हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दे आल्सो नो कि अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको ये एरियाज में भी ऑडिट करना पड़ेगा और ये एरियाज के ऊपर भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी उनको गाइडेंस का जरूरत है, तो इन एरियाज की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। समझ में आया? तो इस तरह से ये नए नए स्टैंडर्ड्स जो है ये ICAI भी रिलीज कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ टू इक्विप अवर ऑडिटर्स सो दैट दे कैन आल्सो प्ले अ पार्ट इन डूइंग दिस काइंड ऑफ ऑडिट्स। हम पीछे नहीं रहे। समझ में आया? सो मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड द एश्योरेंस, क्या करना पड़ेगा? प्रिलिमिनरी रिव्यू करना पड़ेगा रिपोर्ट का कि जो रिपोर्ट में लिखा है वो एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन साइट असेसमेंट जाके चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर कंपनी ने बोला कि हमने 50 डस्टबिन लगाए पूरे सिटी के अंदर, तो हम जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी ने एक्चुअली उतना किया है कि नहीं किया है। समझ में आया? एग्जाम्पल है, बेसिकली बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हमने स्कूल में पैसा दिया है, ये किया है, तो आप ऑन साइट विजिट जाके देख सकते हो कि एक्चुअली वो ESG पैरामीटर्स पे कंपनी ने काम किया है कि नहीं किया। क्लियर विद दिस? देन इशुएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ असेसमेंट, अपना रिपोर्ट देंगे हम लोग, जैसे ऑडिट रिपोर्ट देते हैं वैसे इसका असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, हमको क्या मिला एक्चुअली, हाउ मच इट वाज फॉलोड एंड कितना फॉलोड नहीं था। रिव्यू एंड द रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग, जब हम लोग ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे कंपनी को, कंपनी अपना रिस्पॉन्सेज उसके ऊपर देगा, बिकॉज अगेन ये जो CSR के पर्सपेक्टिव होते हैं ये बोर्ड लेवल पे डिसाइड होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो नीचे वाले लोगों को करना है, बराबर है कि नहीं? तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज तो वो लेवल पे भी हो सकती है, तो ये ऑडिट करके हम लोग क्या करेंगे, या ये रिपोर्ट बना के हम लोग उनको एक अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपके लोग, आपके कंपनी के लोग जो है वो ये आपके पॉलिसीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी को हम रिपोर्ट देंगे, उसके ऊपर वो लोग अपने रिस्पॉन्सेज देंगे। सबमिशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट एंड द डॉक्यूमेंट रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू अपना आ जाएगा, एंड लास्टली प्रॉपर वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनेगा या फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बन जाएगा। सिंपल प्रोसेस, जैसा अपना कोई भी एक नॉर्मल रिपोर्ट इशूइंग प्रोसेस है वैसा ही रिपोर्ट। समझा? Social audit standards. The Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) of ICAI has recently issued social audit standards. These standards will aim to provide the social auditor with the necessary guidance in relation to independent impact assessment on the engagement of social enterprises engaged in various areas and auditing steps to provide social impact assessment. समझ में आया? The standards set out the minimum requirements to be followed for conducting such kind of impact. तो ये सारे अपने जितने भी सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बनाए हैं। अगर आप कोई सोशल ऑडिट करने के लिए जाते हो, जैसे NGOs का ऑडिट वगैरह होता है जनरली, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर्स, बट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यूज वाला मैटर, तो वहां पे ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। सिर्फ लिस्ट देके रखा है अपने को, इसका डिस्क्रिप्शन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो ऐसे 100 इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी उसके ऊपर देके रखा है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, एम्प्लॉयबिलिटी है, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के एयर वाटर और ये वाला पार्ट, ठीक है? देन नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना, स्पोर्ट्स, इंक्यूबेटर्स, नथिंग बट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप में नॉन प्रॉफिट इकोसिस्टम, NGO वाला सिस्टम पूरा का पूरा,
Then promoting livelihoods for rural, urban and poor, enhancing income of small and marginal farmers. This that is basically जो अपना what is say मनरेगा increase करना, commissions कम करना, farm के हाथ में पैसा ज्यादा देना, correct? Area development, डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन कि भाई सब लोगों को इंक्लूड करके रखो जो भी फाइनेंशियल लाइन कैटेगरी में वो लोग बिलोंग करते हैं, करेक्ट है? नेक्स्ट, लैंड एंड प्रॉपर्टी एसेट्स डिसएडवांटेज, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू लैंड एंड प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, बोलते होते हैं ना अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज जिनको व्हाट वी से कि मंदिर मस्जिद ये जगह पे आने नहीं देते हैं एंड ऑल, तो वो सब चीजों के लिए फाइट करना, वो पर्टिकुलर जगह पे सबको सेक्युलर एक्सेस देना, करेक्ट है? देन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन, इसके नाम पे डेटा चोरी होता है वो बात अलग है, करेक्ट है? प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस, क्लियर विद दिस? तो ये सब पे जस्ट एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अगर आप ये लेवल पे कोई भी एरिया में सोशल ऑडिट करने के लिए जाते हो तो आप ये स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस ले सकते हो फॉर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पसेस। समझ में आया? ठीक है, ये सारे ऑडिट, सोशल ऑडिट बोलो, ईएसजी ऑडिट्स बोलो, ये सब मैंडेटरी नहीं है बट दीज आर वॉलंटरी, जो कंपनीज को करवाना रहता है या जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आता है तो करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते। समझ में आया? तो अभी तक ये वाले जो स्टैंडर्ड है सोशल ऑडिट जो है ना वो वॉलंटरी पर्पसेस में आए नहीं है, वो अभी तक इसमें वो सॉरी मैंडेटरी पर्पस में आए नहीं है, वॉलंटरी पर्पस में ही चल रहा है, तो किसी को दिखाने के लिए करना है तो वो लोग कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अपना रोल क्या बनता है? तो बेसिकली अगर हम ये काइंड ऑफ रिपोर्टिंग देते हैं तो अपना रोल ये बनता है ये कि हम लोग जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं ना उसके ऊपर बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग भरोसा करके चल रहे हैं। तो पहला चीज व्हाट वी शुड डू इज आवर चेकिंग शुड बी इन अ प्रॉपर एंड बेस्ट मैनर, जहाँ पे हम लोग कोई भी लूपहोल्स को लेके नहीं चले। ये सब एरियाज में जहाँ पे ईएसजी पैरामीटर्स होते हैं वहां पे फ्रॉडलेंट चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये क्या होता है कि मतलब अरे 4 पेड़ लगा दो, 100 पेड़ लगाने का ये ले लो, क्रेडिट ले लो, सिंपल। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें चलती है। आपको भी पता है कि सोशल फ्रंट पे हम लोग बोलते हैं कि पैसा एलोकेट हुआ है लेकिन वो पैसा वहां तक पहुंचता नहीं है, लास्ट टाइम भी हमने वो कौशल्य वाला देखा था, सारा चीजें करेक्ट है कि नहीं है? तो ये सब जगहों पे क्या करना होता है कि ऑडिटर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको अगर ये पर्टिकुलर ऑडिट्स करने का या रिपोर्ट देने का, सर्टिफिकेशन देने का कोई चांस मिलता है तो यू शुड परफॉर्म योर वर्क इन सच अ मैनर टू सी टू इट दैट द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अचीव्ड, because there are many stakeholders who are depending on these kind of reports। आपके जब reports market में आते हैं तो there are actions which are taken on such kind of reports, तो वो सब चीजों पे अपने को ध्यान देके चलना है। समझ में आया? तो वही चीज अपने को देके रखा है। many investors stakeholders are seeking information from the auditors report on how climate changes are related। आजकल जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, लेंडर्स जब लोन देते हैं कंपनीज के अंदर, तो दे सी टू इट दैट द कंपनीज आर ईएसजी कंप्लायंट। धीरे धीरे करके ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे जब अपने रिपोर्ट्स इतने ज्यादा क्लैरिफिकेटरी होंगे, प्रॉपर वे में होंगे, तो अपने कंपनीज को जैसे लोन्स मिलने में, फंडिंग मिलने में भी इजी हो, नॉट जस्ट एट नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट दी इंटरनेशनल। तो जो पहले व्हाट से कि डिसीजन मेकिंग पैरामीटर में आता ही नहीं था वो आजकल आने लगा, तो वो चीज और इंप्रूव होगा। जहाँ पे पहले मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी कि नहीं करूंगी वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, आज हम सोशल पैरामीटर्स, ईएसजी पैरामीटर्स को एक एटलीस्ट एक हिंट दे रहे हैं, एक ध्यान दे रहे हैं, नॉट जस्ट पूरा का पूरा अपना डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड है, बट वी आर एटलीस्ट गिविंग इट अ व्यू पॉइंट। आगे जाके ये चीज और बढ़ेगा तो अपना रिपोर्टिंग भी उतना स्ट्रिंजेंट होना चाहिए ये पैरामीटर को लेके। समझ में आया? क्लियर है? द ऑडिटर शुड ऑल्सो रीड द अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द इनकंसिस्टेंसी विद द इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया ना आपको ऐसे 720 कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो अपने रिपोर्ट के साथ कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान भी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने को रखना रहता है विद रिलेशन टू अवर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्लियर विद दिस? ठीक है, हाँ बोल, ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली ये सारे रिपोर्ट जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत कम आते हैं। अगर कंपनी को देना होता है तो वो लोग इसको एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाते हैं। जब तक कोई फॉर एग्जाम्पल सेबी ने अगर मैंडेट करवा दिया तो ऑब्वियसली अपने को करवाना ही पड़ेगा, फिर उसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो बट ये सारे डिटेल्स जो भी आप अगर ऑडिट करने के लिए जाओ, सी टू इट दैट पैरामीटर्स आर फॉलोड, गेट एन इन्फॉर्म्ड वे ऑफ डूइंग द ऑडिट। सिर्फ जाके ऑडिट करना है, चेक करना है, ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स है। आपको लिस्ट देके रखा है टू मेक यू अवेयर दैट देयर आर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप ये एरिया में जाते हो तो आपको वो पढ़ के जाना है, सो दैट यू कंडक्ट द ऑडिट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्लियर विद दिस? ठीक है। एंड प्लस अकाउंटिंग इज गोइंग टू चेंज, ये तो लास्ट का कंक्लूजन है बेसिकली। अकाउंटिंग इज गोइंग टू चेंज, अगर आप देखोगे तो आगे जाके अकाउंटिंग के अंदर ये सारे पैरामीटर्स भी आएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले 15-20 साल पहले का अगर रिपोर्टिंग देखोगे तो सिर्फ शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स चल रहा था। आज हम वहां से निकल के स्टेक होल्डर्स तक तो पहुंचे। पहले हम जब रिपोर्टिंग करते तो हम सिर्फ किसको करते थे, शेयर होल्डर्स को।
आज हम लोग वहां से चेंज होके एटलीस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग तक पहुंचे हैं, ह्यूमन वर्कफोर्स को रिकॉग्नाइज करना चालू किया है, टेक्नोलॉजिकल चीजों को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चालू किया है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल को हमने रिकॉग्नाइज करना चालू किया है, सोशल फ्रंट्स को हमने रिकॉग्नाइज करना चालू किया है। तो वी हैव चेंज, ऐसा नहीं कि हमने चेंज नहीं किया है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी सीएसआर इम्पैक्ट्स आते हैं, ये सारा चीजें आते हैं, तो इम्पैक्ट्स आते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अकाउंटिंग विल ऑल्सो टेक अ शिफ्ट टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ पैरामीटर्स इन अवर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव्स। समझ में आया? ठीक है, डन। नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल 2 से चालू करें। ठीक है, एसआरई एसआरएस जो वाला पार्ट है अपना वो खत्म करेंगे। ग्रुप ऑडिट लास्ट में लेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आप लोगों का कंसोलिडेशन वगैरह भी हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको अच्छे से ले सकते हैं। इंडेक्स का नॉलेज रहेगा तो बेटर हो जाएगा। चलो बाय एवरीवन। अच्छा तुम लोग का